फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू दैट व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस इंटरेक्शन। और एक मेरा रिक्वेस्ट है सभी से, यार फोन प्लीज बंद कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, लेकिन बस मेरे को डिस्ट्रैक्शन होता है और कोई फर्क नहीं है, राइट। तो फोन बंद रखिएगा, क्योंकि जो अभी मैं आप लोगों को आज ये चीजें बताने वाला हूँ, बिलीव मी फ्रेंड्स कि आपको एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन आप ये रियलाइज करेंगे कि यस, ये नीड ऑफ द आवर है जो मैं आज आपको चीजें बताऊंगा। और अदरवाइज अगर आप इन चीजों को इग्नोर करेंगे स्टेज पे, तो मे बी लाइफ में आने वाले 3-4 साल के बाद, 5 साल के बाद, जब आपको चीजों को पता लगेगा, मे बी आपके साथ के, आपके सीनियर या जूनियर कुछ ना कुछ ऐसा अचीव कर लेंगे, तो आपको रियलाइज होगा कि यार ये तो मेरे को किसी ने बताया ही नहीं, मे बी अगर मेरे को उस टाइम पे कोई बता देता तो मैं कर लेता। होता कुछ नहीं है, इसको बोलते हैं ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। कि आप उस स्टेज में जब चीजों का पता लगा, जब तुम कुछ नहीं कर सकते थे और जब कोई आया था बताने के लिए, तो आप लोगों ने उसको इग्नोर किया, तो आप लोग उस सिचुएशन में ना फंसें या ऐसी सिचुएशन आप लोगों के साथ ना हो। तो ये सारा जो मेरा डिस्कशन है ये इसी पर्पस के लिए। अब करना क्या है, आपको बड़े ध्यान से सुनना चीजों के बारे में। तो आज मैं जो ये चीजें कवर करूंगा उसमें आपका हायर स्टडीज और जॉब दोनों चीजों से रिलेटेड रहेगा, और मोरलेस नॉट द जॉब नॉट द हायर स्टडीज, दिस इज रिलेटेड टू योर करियर। करियर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि जॉब और करियर में डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस होता है और किस तरीके से तुम्हें प्रोसीड करना चाहिए। बहुत मिस्टेक्स जो नॉर्मली स्टूडेंट्स करते हैं, स्पेशली हिमाचल के स्टूडेंट्स, वो क्या मिस्टेक्स करते हैं, तो वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी मैं नॉर्मली जैसे अभी हमने जेएनजीसी सुंदरनगर कवर कर लिया है, ज्यूरी कवर कर लिया है, अटल बिहारी शिमला कॉलेज कवर कर लिया है। पिछले सेमेस्टर में तो मेजॉरिटी कॉलेजेस कवर हो गए थे, ये कॉलेज हमारा नहीं कवर हो पाया था। तो इस बार हम लोगों ने जो है ये कॉलेजेस कवर कर रहे हैं, और आप लोगों को सभी को मैं एक ग्रुप में भी ऐड करूंगा, स्पेशली जो हिमाचल के स्टूडेंट्स हैं, तो सो दैट कि टाइम टू टाइम आप लोगों के पास क्या क्या ऑप्शंस आती चली जाएंगी, हम उसके बारे में वहां पे आपको इंफॉर्मेशन देते रहेंगे, राइट। तो ऑब्जेक्टिव है इस प्रेजेंटेशन के कि ऑल द करियर ऑप्शन विच यू आर हैविंग आफ्टर यू कंप्लीट योर दिस बीटेक इन टर्म्स ऑफ हायर स्टडीज एंड इन टर्म्स ऑफ जॉब, उसके बारे में हम लोग सारा का सारा डिस्कशन करेंगे। अब अगर मैं सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि राजीव गांधी कॉलेज बहुत पुराना कॉलेज है, 7-8 बैचेस आई थिंक यहां से निकल चुके हैं, यू मस्ट बी इन कॉन्टेक्ट विद योर सीनियर्स। तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि आपके जो सीनियर हैं, जो पास आउट हुए पिछले 2-3 साल के अंदर, वो क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं जो पिछले 2-3 साल से हुए हैं? हाँ जी, हायर स्टडीज में जा रहे हैं, हायर स्टडीज कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, ओके ठीक है। और प्रिपरेशन कोई इसमें कंसीडर नहीं होगा कि वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। नो डाउट प्रिपरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और उसमें टाइम भी लगता है। आप लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए एस्पिरेंट होते हैं कि मेरे को सर अपनी स्टेज में जेई के लिए प्रिपरेशन करना है, एई के लिए प्रिपरेशन करना है, या गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करना है, तो वो ठीक है, वो एक पार्ट है। लेकिन उसके बाद उसमें भी एक मेरा बहुत बड़ा क्वेश्चन रहेगा आप लोगों से, स्पेशली हिमाचल के स्टूडेंट्स में, कि आप लोगों के पास स्पेशली अपनी स्टेट में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं जेई की, कब जॉब्स आई थी लास्ट टाइम और कब आएगी फ्यूचर में, जो कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, राइट। तो आप लोगों में से कुछ ने बोला कि आप लोगों में कुछ आपके जो सीनियर्स हैं वो हायर स्टडीज में हैं। कहां से कर रहे हैं हायर स्टडीज? मास्टर्स वगैरह कहां से कर रहे हैं? आईआईटी से कर रहे हैं, एनआईटी से कर रहे हैं, और पैक वगैरह से कर रहे हैं। और तो कितने लोग ऐसे हैं जो अगर कोई जॉब कर रहे हैं और 20 लाख प्लस पैकेज पे? इससे कम सोचना भी नहीं है, इससे कम सोचना भी मत कि 20 लाख से कम पे पैकेज पे तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिल जाए, उससे कम सोचना भी नहीं है, राइट। अब उस पैकेज पे कैसे पहुंचा जा सकता है वो हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। देखो नॉर्मली जब आप बीटेक कंप्लीट करते हैं तो इन टर्म्स ऑफ अगर मैं जॉब की बात करूं तो जॉब में आपके पास ऑप्शन होता क्या क्या है, क्या क्या ऑप्शन होती है आपके पास जॉब को अगर हम कैटेगराइज करें तो 3 कैटेगरीज में हम इसको डालते हैं। सबसे पहला आपके पास प्राइवेट जॉब, राइट। प्राइवेट जॉब आप लोग कर सकते हैं, कैंपस प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आती हैं, या ऑफ कैंपस आप ट्राई कर सकते हैं, तो एक आपके पास प्राइवेट जॉब का ऑप्शन है। दूसरा टाइप ऑफ जॉब गवर्नमेंट जॉब, यस और नो? गवर्नमेंट जॉब का आपके पास ऑप्शन होता है। गवर्नमेंट जॉब में एंट्री करने के लिए रिटन एग्जाम्स वगैरह होते हैं, इंटरव्यूज वगैरह होती हैं, मतलब जहां पे भी गस्टेड ऑफिसर होगा, क्लास 1 ऑफिसर होगा, वहां पे आपका इंटरव्यूज होगा। तीसरा टाइप ऑफ जॉब प्राइवेट हो गया, गवर्नमेंट हो गया। तीसरा नहीं, वो जॉब कैटेगरी नहीं है, प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब पब्लिक सेक्टर, यस। आपके पास प्राइवेट का ऑप्शन आ गया, गवर्नमेंट का ऑप्शन आ गया, तीसरा आप लोगों के पास आ गया पब्लिक सेक्टर जॉब्स। पब्लिक सेक्टर जॉब में कुछ पब्लिक सेक्टर के नाम ले रहा हूं जिसमें स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का रिक्रूटमेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल पीजीसीएल। पीजीसीएल कौन सा पब्लिक सेक्टर है? पीजीसीएल पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, राइट। पीजीसीएल, आईओसीएल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसके बाद स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कौन से पब्लिक सेक्टर रिक्रूटमेंट करते हैं?
इलेक्ट्रॉनिक्स पब्लिक सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नमेंट जॉब, कौन सी ऑप्शंस आप लोगों के पास पब्लिक सेक्टर में बताइए? हाँ, बीएसएनएल, लास्ट टाइम कब रिक्रूटमेंट हुआ था बीएसएनएल में? और कौन सी इलेक्ट्रॉनिक्स में जॉब में ऑप्शन? प्राइवेट छोड़ दो, पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट? डीआरडीओ यस, और आईएसआरओ यस, और बीएआरसी बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यस, और बताइए नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एनआईसी, और बताओ हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, और बताओ, और बताइए, और बताइए, बस। तभी तो आप लोग प्रिपरेशन नहीं करते हो, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि क्या क्या ऑप्शंस होती हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का है, इसके बारे में आइडिया? देखो होता क्या है, प्रॉब्लम कहां पे कि हमें आइडिया नहीं है कि मेरे पास ऑप्शंस है क्या क्या। मैं आपको आज बहुत ऐसी ऑप्शंस दिखाऊंगा कि जिसमें आप लोग अपना, अगर आप एग्जाम का प्रिपरेशन वगैरह करते हैं तो आपके पास सफिशिएंट नंबर ऑफ ऑप्शंस है। एक साल के अंदर रफली आप लोग जब आप पास आउट हो जाएंगे तो रफली मोर देन 40 प्लस एग्जाम आप लोग लिख सकते हैं एक साल के अंदर, आप किसी भी ब्रांच से हो। क्या क्या ऑप्शंस है मैं आपको सारी बताऊंगा। उसके बाद इंजीनियरिंग सर्विसेज, यस इंजीनियरिंग सर्विसेज में आपके पास इलेक्ट्रिकल में और इलेक्ट्रॉनिक्स डोमेन में गवर्नमेंट जॉब का आपके पास जो है वो ऑप्शन होता है। इसके अलावा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में जूनियर इंजीनियर में आप लोग बीइंग द इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स आप लोग वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। एसएससी के अंदर एसएससी भी एग्जाम कंडक्ट करवाता है आपका जेई के लिए। तो कहने का मतलब है 3 कैटेगरीज, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट जॉब और आप लोगों के पास प्राइवेट जॉब। नाउ वी डिस्कस अबाउट दी हायर स्टडीज। हायर स्टडीज में क्या क्या ऑप्शन होती है? पहले इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक आपके पास मैनेजमेंट डोमेन आ गया, दूसरा आप लोगों के पास क्या ऑप्शन आ गया? आपके पास टेक्निकल डोमेन। मैनेजमेंट में आपके पास क्या ऑप्शन होती है? यू कैन डू एमबीए, you can do PGDM, post graduate diploma in management. Now if you talk about the technical domain में क्या ऑप्शन होती है आपके पास? हायर स्टडीज, एमटेक ऑप्शन होता है और डायरेक्ट पीएचडी का ऑप्शन होता है, और एमटेक इज देयर, डायरेक्ट पीएचडी। आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑप्शंस आफ्टर यू डू द बीटेक, राइट? एक पीएचडी मास्टर्स के बाद आप कर सकते हैं, एक बीटेक के बाद आप लोग डायरेक्ट पीएचडी के ऑप्शन में जा सकते हैं। और एमटेक हो गया डायरेक्ट पीएचडी, और एमएस का ऑप्शन मास्टर्स इन साइंसेज, या जिसको एमटेक रिसर्च भी बोल देते हैं। कुछ आईटीज के अंदर इसको एमटेक रिसर्च बोलते हैं, एमटेक आरए बोलते हैं, और कुछ में आप इसको एमएस बोलते हैं, राइट? डिफरेंसेस क्या है जब वो स्लाइड पे हम पहुंचेंगे तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हायर स्टडीज ऑप्शन में आपके पास टेक्निकल का ऑप्शन आ गया, आपके पास मैनेजमेंट का ऑप्शन आ गया, और तीसरा टाइप आपके पास आ गया जॉब आ गया, हायर स्टडीज आ गया, तीसरा आपके पास आ गया आपका बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप, राइट? बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में आपको कैसे एंटर करना चाहिए उसके बारे में भी हम लोग इन स्टेज डिस्कस करेंगे। नाउ अब जितना भी हम लोगों ने ऑप्शन डिस्कस किया, अब अगर मैं बात करूं जॉब का, क्या 2-4 लाख का जॉब चाहते हो आप? सफिशिएंट है? नहीं। गवर्नमेंट जॉब अगर आपको चाहिए, कंपीट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, एग्जाम देना पड़ेगा, एग्जाम निकालने पड़ेंगे। पब्लिक सेक्टर में एंट्री करना है, अगेन एग्जाम देने पड़ेंगे आपको। अगर मेरे को हायर स्टडीज के लिए एमबीए का ऑप्शन उठाना है तो ऑब्वियसली आप चाहोगे कि वी वांट टू डू इट फ्रॉम द टॉप इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया इन मैनेजमेंट विच आर द आईएम्स है इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट, आप चाहोगे उससे करना। अगर एमटेक की ऑप्शन हम बात कर रहे हैं तो एमटेक भी आप करना चाहोगे, एमटेक एमएस या डायरेक्ट पीएचडी, अगेन फ्रॉम द टॉप इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया विच आर द आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स। मतलब नटशेल में अगर आप इनमें से कोई भी ऑप्शन उठाना चाहते हो, सो यू वांट टू बी द बेस्ट इन दैट बिजनेस, आपको उसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन उठानी है, तभी आपको उसका बेनिफिट होगा। इफ आई एम टेलिंग यू दैट यू डू द मास्टर्स प्रोग्राम, यू विल गेट बेनिफिट। इट डजंट मीन कि आप मास्टर्स कहीं से भी कर लो, उसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। वो मैं आपको रियलाइज करवाऊंगा और बता दूंगा कि किस तरीके से आपको मास्टर्स के लिए अगर आपको अप्रोच करना है तो कैसे करना चाहिए। डायरेक्ट पीएचडी, पीएचडी, अच्छा फिर इंडिया में ऑप्शंस, फिर अब्रॉड में ऑप्शंस। अब्रॉड में तुम्हारे पास मास्टर्स की ऑप्शन है, डायरेक्ट पीएचडी की ऑप्शन तुम्हारे पास होती है। तो वो क्या क्या ऑप्शंस हैं, कैसे उसको आप ले सकते हैं, वो हम सारा डिस्कस करेंगे। कंक्लूजन ये सारी ऑप्शंस कि अगर मेरे को बेस्ट चीज उठानी है, मेरे को जॉब अगर बेस्ट डोमेन में करना है, मेरे को अगर हायर स्टडीज बेस्ट डोमेन में करना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा भाई? एग्जाम देना पड़ेगा, कंपीट करना पड़ेगा। क्या आईटी में एडमिशन विदाउट कंपटीशन मिल जाएगा? क्या गवर्नमेंट जॉब विदाउट कंपटीशन लग जाएगा? क्या पब्लिक सेक्टर में विदाउट कंपीट किए चले जाओगे? क्या इंजीनियरिंग सर्विसेज का जॉब विदाउट कंपीट हो जाएगा? क्या प्राइवेट में 20 लाख का पैकेज ऐसे ही लग जाएगा? क्या करना पड़ेगा? कंपीट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अब अगर मैं ये बोलूं कि जितना भी मैंने आपको ऑप्शन डिस्कस किया, वी डिस्कस्ड आईएम्स, वी डिस्कस आईआईटीज, वी डिस्कस गवर्नमेंट जॉब, वी डिस्कस पब्लिक सेक्टर, वी डिस्कस प्राइवेट, वी डिस्कस एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस,
हर चीज के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और कंपीट करना पड़ेगा, एग्जाम्स देने पड़ेंगे, राइट और रॉन्ग? एग्जाम देने पड़ेंगे। अब अगर मैं आपको बोलूं कि जितना भी करियर ऑप्शंस मैंने आपको बताया, ये सारी की सारी जो है एक ही एग्जाम से हो जाएगा। जितना भी ऑप्शन मैंने डिस्कस किया, ये सारा का सारा एक ही एग्जाम से हो जाएगा, एंड दैट एग्जाम इज नोन एज द गेट एग्जामिनेशन। इफ यू टॉक अबाउट द आईएम्स, क्या सर आईएम्स हम गेट के थ्रू एंटर कर सकते हो? यस कर सकते हो। सर क्या गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब या पब्लिक सेक्टर में क्या गेट के थ्रू एंट्री मिल सकती है? यस मिल सकती है। सर अब्रॉड से मास्टर्स करना है, अब्रॉड से पीएचडी करना है, डायरेक्ट पीएचडी करना है, इंडिया से करना है, क्या ये इस एग्जाम के थ्रू हो जाएगा? यस हो जाएगा। सो दिस इज द ओनली एग्जाम इन इंडिया कि जिसमें एक एग्जाम देने से तुम्हारे पास मल्टीपल ऑप्शंस ओपन हो रहा है, मल्टीपल ऑप्शंस, और वो सारी के सारी ऑप्शंस ओपन हो रहे हैं जो एक बीटेक इंजीनियर के लिए बेस्ट हो सकती हैं। अब ट्रबल कहां पे है? ट्रबल ये है कि जब हम गेट वर्ड सुनते हैं ना, गेट एग्जाम का वर्ड सुनते हैं, तो आधे ऐसे ही ढीले पड़ जाते हैं। जैसे ही मैंने गेट वर्ड का नाम बोला, ढीले पड़ गए आधे के आधे। कितने लोगों को लगता है कि गेट एग्जाम एक डिफिकल्ट एग्जाम है? कितने लोगों को लगता है? जस्ट रेज योर हैंड। अब हैंड रेज ही रखना। अब मेरा अगला क्वेश्चन ये है, हैंड रेज ही रखना। अब आप लोगों में से कितनों ने गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं उठा के? सारे नीचे हो गए। एक बच गया, दो। देखा नहीं कोई क्वेश्चन उठा के? हमने चेक ही नहीं किया कि उसका तैयारी करने का क्या तरीका, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। बस एक माइंडसेट बन गया कि डिफिकल्ट है। नहीं है, सारी चीजें करेंगे डिस्कस। अब गेट एग्जाम का वर्ड में क्यों इस एग्जाम को लेकर, देखो आई एम नॉट हियर टू प्रमोट द गेट एग्जामिनेशन या क्यों, लेकिन आई एम हियर टू डिस्कस अबाउट योर करियर। अब करियर के ये सारे के सारे जो रास्ते हैं ना, वो इसी के थ्रू निकलते हैं। बस ट्रबल ये है, ट्रबल लगा लो या बेनिफिट लगा लो, वो सारे के सारे इसी के थ्रू निकलेंगे। जैसे इसका नाम है गेट, दरवाजा, ऑल्दो इसका फुल फॉर्म इज ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, लेकिन अगर इसका हिंदी में मतलब निकाला जाए तो दरवाजा, कि अगर मेरे को बेस्ट करियर ऑप्शन निकालना है, वो इसी के थ्रू ही होके जाएगा, और कोई वे आउट नहीं है। और बिलीव मी फ्रेंड्स, जितना आसान आज के टाइम पे इंजीनियरिंग डोमेन में करियर बनाना आसान है, वो पहले नहीं था। कंपटीशन इज ड्रास्टिकली लो, बहुत ज्यादा लो हो गया। मैं आपको विद डाटा, विद प्रूफ आप लोगों को दिखाऊंगा मैं कि यस बहुत आसान है। 15 साल मेरे को हो गया इस बिजनेस के अंदर, मैंने नहीं देखा था कि इतना आसान इंजीनियरिंग डोमेन में करियर बनाना हो सकता है। वो टाइम गया कि जब तुम्हें 60, 70, 80 नंबर लेके आने पड़ते थे, तो जाके तुम्हारे पास करियर ऑप्शन ओपन होता था। आज मेयर गेट क्वालिफाई करने से तुम्हारे पास ऑप्शंस ओपन होता है। दैट इज व्हाई आई कॉल दिस गेट एग्जाम एज अ ब्यूटीफुल एग्जाम। पहला कि दिस इज द ओनली एग्जाम जिसके थ्रू आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस ओपन हो जाती हैं। एक एग्जाम दिया और मल्टीपल ऑप्शंस ओपन हो जाता है। दूसरा, ये एक ऐसा एग्जाम है, तुम कितने भी नंबर लेके आओ, कितने भी नंबर लेके आओ, 30, 35, 40, 38, 45, जितने मर्जी नंबर लेके आओ, तुम्हारे पास कुछ ना कुछ बन जाता है, कुछ ना कुछ बेस्ट ऑप्शन मिल जाता है। और ये आज की सिचुएशन है। आज से 4-5 साल पहले मैं ये नहीं बोल रहा था, ये आज की सिचुएशन है। 4-5 साल पहले मैं बोल रहा था कि मिनिमम तुम्हें इतना स्कोर करना पड़ेगा, तब तुम्हारा करियर ऑप्शन ओपन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये आज की सिचुएशन है। मैं विद प्रूफ आप लोगों को दिखाऊंगा, विद डाटा, विद स्टैट्स। और मेरा अपना डाटा बनाया नहीं हुआ है, ये ऐसी बेंगलोर ने डाटा दिया है, वो सारा मैं आपको दिखाऊंगा उस चीज के बारे में। तो आप लोग उस स्टेज में है, इंजीनियरिंग के उस दौर से निकल रहे हैं कि जिसमें थोड़ी सी मेहनत अगर आप लोगों ने कर ली तो बन जाएगा तुम्हारा करियर। बस ट्रबल कहां पे आता है, स्पेशली यू ऑल द हिमाचल स्टूडेंट्स, कि हम लोग बस अपने हिमाचल एज ए स्टेट से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। ये बस एक माइंडसेट, इसको चेंज कर लो, ये इस जोन से बाहर निकल जाओ, इस कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाओ। दुनिया अलग ही है और बहुत आसान है। अब जितने मैं पैरेलल मेरी दो चीजें लेंगी, एक करियर के बारे में हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, एक जेनरिक हम डिस्कस करते रहेंगे, दूसरा हम लोग इस एग्जाम के बारे में पैरेलल डिस्कस करते रहेंगे। नाउ थोड़ा सा डिस्कस करते हैं गेट एग्जाम है क्या चीज है। कब स्टार्ट हुआ था गेट का एग्जाम, है किसी को आइडिया? व्हेन इट स्टार्टेड? गेट एग्जाम स्टार्टेड इन 1983। 83 में स्टार्ट हुआ था। और किस मिशन से स्टार्ट हुआ था? ये मिशन था टू प्रमोट द हायर स्टडीज इन द कंट्री। ये मिशन था। रीजन उसके पीछे ये था
रीजन बड़ा सिंपल था कि भाई हमें कंट्री को डेवलप करना है, बड़ा सिंपल। हमें अपने लोगों की नीड्स को पूरा करना है और हमें एक डेवलप्ड कंट्री की तरफ मूव करना है और डेवलपमेंट करनी है हमें इस कंट्री में। और सबसे बड़ा जो रोल है किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट का, उसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो किसका है? इंजीनियर का। और कोई डोमेन मेरे को बता दो जिसका कंट्रीब्यूशन इतना ज्यादा हो। डॉक्टर्स, लॉयर्स, ब्यूरोक्रेट्स, क्या इनका उतना कंट्रीब्यूशन है जितना इंजीनियर का है? नहीं, सबसे बड़ा रोल है इंजीनियर का, क्योंकि इसके बिना कोई कंट्री डेवलप हो ही नहीं सकता है। सो प्राउड टू बी एन इंजीनियर, प्राउड फील करो इस चीज के लिए। लेकिन अच्छा तब लगेगा अगर आप लोग भी उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हो। अच्छा तब लगेगा, मजा तब आएगा जब आपका भी कंट्रीब्यूशन उसमें होगा। अब वो कैसे तुम अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और एवरीबडी कैन कंट्रीब्यूट, हर कोई कंट्रीब्यूट कर सकता है और कर रहे हैं लोग। जिनको लगता है कि मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, जिनको लगता है कि यस आई एम हेयर फॉर सम पर्पस और मेरे को करना है, मेरे को कंट्रीब्यूट करना है, मेरे को पैसा कमाना है और मेरे को एंजॉय करना है इस लाइफ को, मेरे को पूरी दुनिया घूमनी है, ये रास्ता है उसका, ये रास्ता है। पर्पस था गेट एग्जाम स्टार्ट करने का, प्रमोट द हायर स्टडीज इन द कंट्री। वी वांट स्पेशलाइज्ड पर्सन। अगर हमें अपने लोगों की जरूरतों को पूरा करना है, बेसिक नीड्स में क्या क्या आ जाता है? आपका पानी, इलेक्ट्रिसिटी, सड़कें, अच्छा खाना पीना, बड़ा सिंपल सा है ये। क्या हम लोग प्राउडली बोल सकते हैं कि क्या इस कंट्री में एक एक बंदे को ये चीजें क्वालिटी के मिल रही हैं? नहीं। जिस दिन मिलने स्टार्ट हो जाएंगी उस दिन हम बोल देंगे कंट्री डेवलप हो गया है। अब इसको एक ही तरीका है इसको उस स्टेज पे आने का, और वो कौन कर सकता है? वो इंजीनियर कर सकता है। आप लोगों में से कितनों ने रॉकेट बॉयज सीरीज देखी है? रॉकेट बॉयज, वेरी गुड, सिर्फ एक, चलो एक तो है, पिछले बैच में तो एक भी नहीं था। सभी देखना रॉकेट बॉय सीरीज, तो तुम्हें पता लगेगा कि किस स्टेजेस से हम लोग निकले हैं और क्या चैलेंजेस थे आफ्टर द पार्टीशन। 47 में पार्टीशन होने के बाद हमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े थे इंटरनेशनल लेवल पे और विद इन द कंट्री। क्योंकि जब पार्टीशन हुआ तो उसके बाद इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री था पॉपुलेशन के हिसाब से, और एक बहुत बड़ा सेंटर भी था, हब भी था अदर कंट्रीज के लिए बिजनेस का। कोई नहीं चाहेगा अगर दो लोगों में बिजनेस हो रहा है तो अगर मैं एक चीज दूसरे को सेल कर रहा हूं, वो सामने वाला बंदा जिसको मैं सेल कर रहा हूं वो खुद बनाना स्टार्ट कर जाए और मेरा काम रुक जाए। कोई नहीं चाहेगा। चाहेगा कोई ऐसा? नहीं चाहेगा। यही ट्रबल था उस टाइम पे। हमें चीजें बेचने को रेडी थे लोग, लेकिन हमें सिखाने को कोई रेडी नहीं थे। वो चैलेंजेस थे और वो उस थोड़ा सा पार्ट उस सीरीज के अंदर दिखाया गया है। आप लोग देखना, सभी लोग देखना, तो तुम्हें फील होगा कि यस अच्छा यार ऐसी चीजें थी। और चीजें स्पेशलाइज्ड की डोमेन, अगर मेरे को कंट्रीब्यूट करना है, बैचलर किया भी आप लोगों ने, अभी आज से 5-7 साल पहले एक ट्रबल आया था पूरे ग्लोबल लेवल पे चिप मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड आया था ना। चिप मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल सेक्टर में स्पेशली बहुत ज्यादा वेटिंग पीरियड बढ़ गया था, बहुत ज्यादा वेटिंग पीरियड, 6-6 महीने, 8-8 महीने, 10-10 महीने का वेटिंग हो रहा था। तो कंट्री कोई भी कंट्री वहां पे अपना चैलेंज ले सकती थी और वो अपना ये बोल सकते थे यस आई वांट टू बी द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस चिप। और वो इंडिया ने बोला कि यस वी वांट टू बी, और हम बनेंगे, और एफर्ट हो रहे हैं उसके ऊपर, और हम कंट्रीब्यूट कर भी रहे हैं, नॉट एट द नेशनल लेवल, एट इंटरनेशनल लेवल। और यहां पे रोल आ जाता है स्पेशलाइज्ड डोमेन्स का, स्पेशलाइजेशन इन एनी डोमेन। आज हंड्रेड्स ऑफ स्पेशलाइजेशंस हैं जिसमें कोई भी एक इंजीनियर कर सकता है अपना स्पेशलाइजेशन, चाहे आप किसी भी ब्रांच से बीटेक किया हुआ आपने, चाहे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, देयर आर सो मेनी स्पेशलाइजेशंस अवेलेबल, so many specialization. If we particularly talk about this electronics and electrical, for example VLSI domain, specialization in VLSI, specialization in semiconductor devices, solid state devices, integrated circuits, communication, power system, so these are the core domain जिनका शायद आप लोगों ने नाम सुना है। Now let us talk about the interdisciplinary domain, e-waste management, entrepreneurship, robotics, mechatronics, this material science, applied mechanics, your aerospace engineering, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, ये वो डोमेन्स है जिसमें कोई भी ब्रांच का इंजीनियर जा सकता है। दीज आर कॉल्ड द इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन्स।
इसको इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन्स बोलते हैं। सो बहुत स्पेशलाइजेशंस हैं, बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशंस हैं। और ऐसा नहीं कि स्पेशलाइजेशन अगर किसी ने कुछ स्टार्ट किया और वो अपनी मर्जी से कुछ भी स्टार्ट कर दो, ऐसा नहीं है। अगर कोई स्पेशलाइजेशन स्टार्ट हो रही है, सो दैट इज अ नीड ऑफ द आवर, वो सोसाइटी की नीड है, तभी वो स्टार्ट हो रहा है। अगर आज आईआईटीज में मास्टर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट हो रहा है, तो इट मींस कि वो नीड है, लोगों के पास आइडियाज हैं। आप लोगों के पास भी बहुत सारे आइडियाज होंगे और आप उसको फ्रैक्टिफाई करना चाहते हो, तो उसके लिए एक बेस तो चाहिए, उसके लिए आपको एक गाइडेंस चाहिए, प्रॉपर पैसा चाहिए, इंक्यूबेशन चाहिए, वो अब प्रोवाइड करवा रहा है आईआईटीज आपको। बात आ रही है कि नहीं आ रही है समझ में? तो स्पेशलाइजेशन इज द नीड, क्योंकि अगर मेरे को रोड्स को डेवलप करना है, मेरे को अगर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, सो अभी आप लोगों के पास कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है। अगर आपको डायरेक्टली चिप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर वहां उस डोमेन में लगा दिया जाए, आपके पास अभी स्पेशलाइजेशन नहीं, मे भी शायद आप उतना कंट्रीब्यूट ना कर पाओ जितना आप मास्टर्स करके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो दैट वाज द नीड, दैट इज द रीजन व्हाई दिस गेट एग्जाम स्टार्टेड, दैट वी वांट टू क्रिएट द थिंग्स हियर इन द कंट्री। हमें यही पे क्रिएट करना है, दैट वाज द नीड। तो ये पर्पस से स्टार्ट हुआ था एग्जाम, ये विदाउट पर्पस नहीं है। कोई भी चीज विदाउट पर्पस नहीं होती है। अगर कोई एग्जाम लिए जा रहे हैं तो वो भी किसी पर्पस से लिए जा रहे हैं, सो दैट कि बेस्ट उसमें से निकल के आए। और जो बेस्ट अपना कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो बेस्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है रिटन एग्जाम में, इंटरव्यू में, उसको जॉब मिल रही है, उसको जॉब मिल रही है। सो दैट वाज द पर्पस। इस पर्पस से ये गेट एग्जाम स्टार्ट हुआ था कि हमें स्पेशलाइज्ड पर्सन चाहिए, हमें स्पेशलाइज्ड लोग चाहिए जो कंट्रीब्यूट कर सकें इस कंट्री के लिए। चाहे वो न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा लीजिए, चाहे आप हाइड्रो प्लांट लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए। क्योंकि किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट में जो सबसे बड़ा रोल है, एक इंडेक्स होता है, दैट इज कॉल्ड द जीडीपी। जीडीपी सुना आप लोगों ने? जीडीपी का सिंपल रिलेशन किसके साथ है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के साथ। जीडीपी बड़ी सिंपल है कि जितना तुम सेल करोगे, जितना तुम एक्सपोर्ट करोगे, उतना अर्न करोगे। सिंपल है बेसिकली। तो हम भाई अगर हम अपने लोगों की नीड नहीं पूरा कर पा रहे हैं तो एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? आज बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कंट्रीब्यूट कर रही हैं, जो एक्सपोर्ट कर रही हैं। कोई बता सकता है कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिसका बहुत बड़ा रोल है? बोलिए। हाँ बोलो बोलो। जैसे फॉर एग्जांपल आईएसआरओ है, रोल कि नहीं है? क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ इंडिया की सैटेलाइट्स लॉन्च कर रही है? वहां पे पूरे वर्ल्ड के कर रहा है वो, अलग अलग कंट्रीज के कर रहे हैं, तो कमा नहीं रहा वो? बिल्कुल कमा रहा है, अर्न कर रहे हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, HAL, जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। कभी सोचा भी नहीं होगा आज से 20-25 साल पीछे चले जाओ कि हम भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। हम तो सिर्फ डायरेक्टली मंगवाते थे फॉरेन से, अदर कंट्री से, रशिया वगैरह से, यूएसए वगैरह से। एटलीस्ट हमने स्टार्ट तो किया काम करना। और ये ऐसा नहीं है कि एक रात की बात है और एक रात के अंदर ये चीजें हो जाती हैं, ऐसा नहीं है। टाइम लगता है, एफर्ट लगता है। बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में? अभी जितनी भी चीजें मैं तुम्हें डिस्कस कर रहा हूं ना, ये सारी की सारी चीजों का जो रास्ता है वो ये एग्जाम है, और कोई वे आउट नहीं है, और कोई वे आउट नहीं है। क्योंकि बेस्ट चीज की तरफ अगर मेरे को मूव करना है तो इसी के थ्रू ही होगा, और कोई वे आउट नहीं है। आगे की बात समझ में? कितने लोग हैं यहां पे जिन्होंने इस बार गेट का एग्जाम दिया था फाइनल ईयर? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जस्ट रेज योर हैंड। वेरी गुड। अच्छा अब मेरे बताओ कितने आप में से कितनों ने पढ़ के दिया था? यस, यहां पे हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी क्या है? मैं आपको पूरा डाटा और पूरा स्टैट्स आपको प्रोवाइड करूंगा। मैं यहां पे अपॉर्चुनिटी है कि जितने लोग गेट के एग्जाम भरते हैं, बिलीव मी फ्रेंड्स, 60 to 70% विदाउट प्रिपरेशन जाते हैं। कोई भी एग्जाम, नॉट गेट, कोई भी एग्जाम, डेटा उठा के देखो। जब गेट के एग्जाम की अगर पर्टिकुलरली बात करें तो जितने लोग भरते हैं और जितने अपीयर होते हैं, 15 to 20% अपीयर ही नहीं होते हैं, एग्जाम ही देने नहीं जाते हैं। और जितने जाते हैं उसमें 60% बच्चे ऐसे होते हैं जो विदाउट प्रिपरेशन चले जाते हैं। कितना परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाई करता है गेट एग्जाम? है आइडिया? 15 to 18%। प्लीज यार, 15 to 18%, 15 से 18% ओनली। इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जाम डिफिकल्ट है।
गेट एग्जाम जब हम पहली बार सुनते हैं ना, मैंने आपको विद प्रूफ आप लोगों को दिखाया और आपने खुद बताया कि ठीक है हम बोलते हैं डिफिकल्ट है, लेकिन हमने एक भी क्वेश्चन नहीं उठा के देखा और सॉल्व नहीं करके देखा। और ये हर किसी के साथ है ये, और जो इसको कर लेता है प्रिपरेशन वो निकाल जाता है, जो कर लेता है और उसको निकाल देते हैं। गेट एग्जाम अगर हम पैटर्न की बात करें, यार चींची नहीं प्लीज यार, ओ भाई साहब, ए भाई साहब यहां आ जाइए प्लीज, आप जो नीचे को बैठे यहां आ जाइए यार, ये नॉर्मल क्लास नहीं है यार, थोड़ा बिहेव करो एक अच्छे तरीके से यार, कोई बंदा बाहर से आके बोल रहा है तो प्लीज बिहेव करो, क्योंकि मेरा कंसंट्रेशन हिलता है और कुछ नहीं है, वो फ्लो सारा टूट जाएगा। गेट एग्जाम का जो सिलेबस है उसमें एक भी मार्क्स का ऐसा चीज नहीं है जो तुम लोगों ने ना पढ़ा हो, एक भी नंबर का ऐसा नहीं है। इसमें 70 मार्क्स जो आपके आएंगे आपके हैं टेक्निकल, जो आप इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। 15 नंबर का आपका आएगा जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश जो आप 10th तक पढ़ के आए हो, प्रॉफिट लॉस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशंस, ये पढ़ के आए हो ना, सिनोनियम, एंटोनियम, फिलिंग द ब्लैंक, सेंटेंस करेक्शन, ये सारी चीजें आप पढ़ के आए हो। 15 नंबर का वो आएगा। 70 मार्क्स का वो आएगा जो तुम अभी पढ़ रहे हो अपने कॉलेज में, अपने सब्जेक्ट्स, नेटवर्क, कंट्रोल, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट, योर एनालॉग, ईडीसी, वही ये सारे सब्जेक्ट। और 15 मार्क्स का आपको आएगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जो आप लोग M1, M2, M3 पढ़ते हो कॉलेज के अंदर, ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपको आएगा 15 मार्क्स का। 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शंस। दूसरा मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन, जिसमें एक से ज्यादा आंसर ठीक है। तीसरा न्यूमेरिकल आंसर टाइप, नेट, फिलिंग द ब्लैंक वाले, जिसमें आपको आंसर पुट करना है। देखो गेट के एग्जाम ये उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है जो क्रैम करते हैं चीजों को, जो चीजों को समझ के करते हैं। अगर आपको अपना सब्जेक्ट की क्लैरिटी है, कंसेप्चुअल अगर आप स्ट्रांग हो कंसेप्चुअली, दिस एग्जाम में बिलीव मी फ्रेंड्स इज वेरी इजी। ये स्टेटमेंट मैं आज दे रहा हूं, 5 साल पहले नहीं देता था मैं, क्योंकि अब नहीं लाने भाई मेरे को 70-75 नंबर, मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा इसका, मेरे को चाहिए 35-40 नंबर, दैट्स इट। दिखाऊंगा सारे विद प्रूफ। मेरे को 100 मार्क्स का नहीं है नीड प्रिपेयर करने का। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर स्पेशली आप हाईएस्ट मार्क्स उठा के देखना, आई डोंट थिंक कि 85 प्लस कभी गए है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। तो भाई जो 15 नंबर का हिला ही नहीं पा रहा है कोई भी, तो क्यों है एफर्ट मारना उस चीज के ऊपर। 80 मार्क्स का ढंग से प्रिपेयर करो और ले आओ ना 50 नंबर। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल ऑल्सो, इलेक्ट्रिकल में गया 2-4 बार 90 प्लस मार्क्स, अदरवाइज 85 के आसपास ही रहते हैं मार्क्स। तो क्यों उस चीज पे एफर्ट मारना, क्यों एनर्जी वेस्ट करना। जो उतना एनर्जी उस 20 नंबर पे करोगे, उसकी बजाय वो सारा 20 नंबर वाला एनर्जी पूरे पे डिवाइड कर दो। आ रही है बात, समझ में नहीं आ रही है? सो ये दिस एग्जाम इज अ कंसेप्चुअल एग्जाम, जो चीजों को समझ के करते हो, जो चीजों को क्रैम नहीं करते हो, जिसको कंसेप्ट वर्ड का मतलब पता है, उसके लिए एग्जाम इज वेरी वेरी इजी। दिस एग्जाम इज वेरी वेरी इजी। दिस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, क्योंकि आउट ऑफ 65 क्वेश्चन मोर देन 55 क्वेश्चंस आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे, और वो प्रैक्टिस से होता है, विदाउट प्रैक्टिस नहीं होता। पहले चाहिए कंसेप्ट, फिर चाहिए प्रैक्टिस, दैट्स इट। दिस इज द मंत्र टू क्रैक द गेट एग्जामिनेशन, दिस इज द मंत्र। एनी एग्जाम इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। इसमें एक क्वेश्चन के पीछे 3 मिनट का टाइम दे रहा है ऑन एन एवरेज। कोई एग्जाम नहीं है पूरे इंडिया के अंदर कि जिसमें एक क्वेश्चन के पीछे 3 मिनट का टाइम दे रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि डिफिकल्ट है, ये समझ के करने वाला एग्जाम है। तुम गलतियां करोगे, और सबसे बड़ा ब्यूटी क्या है इस एग्जाम का, जब आप क्वेश्चन करने लगोगे ना, जब आप गलत कंसेप्ट लगा के आंसर निकालोगे ना, जो आंसर आएगा वहां पे पड़ा होगा ऑप्शन में। ये बहुत अच्छी चीज है इसके अंदर, राइट? तो इसमें कोई भी ऐसी चीज है जो तुम लोगों ने नया पढ़ना है। उसके बाद गेट एग्जाम आप लोग 3rd ईयर ऑनवर्ड दे सकते हो। गेट एग्जाम देने का कोई एज लिमिट नहीं होता, गेट एग्जाम देने का कोई नंबर ऑफ अटेम्प्ट का लिमिट नहीं होता। उसके बाद 70-30 मैंने आपको बता दिया, 70% टेक्निकल, 30% नॉन टेक्निकल। गेट एग्जाम अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आपके पास वो सारी करियर ऑप्शंस ओपन हो जाता है। मैं सारा डिस्कस करूंगा। कैलकुलेटर, इसमें फिजिकल कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, इसमें वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउड होता है, राइट? आपकी स्क्रीन पे आ जाता है, आपके पास उसकी एप्स वगैरह आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल या प्ले स्टोर के ऊपर।
गेट का जो स्कोर है वो 3 साल के लिए वैलिड होता है। गेट आप लोग 3rd ईयर ऑनवर्ड दे सकते हो और 2 गेट के पेपर आप लोग दे सकते हो। वो कौन से 2 गेट पेपर है, कब देने, किस सिचुएशन में, वो सारा हम डिस्कस करेंगे, राइट। गेट 3rd ईयर ऑनवर्ड आप लोग जो है दे सकते हो, लेकिन जब आप 6 सेमेस्टर में पेपर दोगे तो उसको आप इमीडिएटली साथ के साथ यूज नहीं कर सकते हो, आप नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड उसको यूज कर सकते हो। दैट इज द रीजन वाई यहां पे ये जो गेट का स्कोर है वो आपका 3 साल के लिए वैलिड है। ये सारी ऑप्शन कि अगर आपको पब्लिक सेक्टर में जाना है, गवर्नमेंट जॉब, देन दिस गेट एग्जाम। अगर आपको हायर एजुकेशन इंडिया अब्रॉड के लिए जाना है, देन गेट एग्जाम। अगर मेरे को स्पेशलाइज्ड डोमेन में, अगर आपको किसी डोमेन में स्पेशलाइजेशन होना है तो गेट एग्जाम। अब यहां पे क्वेश्चन बड़ा एक आता है, नॉर्मली स्टूडेंट मेरे को नहीं पूछते हैं, लेकिन मैं पहले ही कवर कर देता हूं कि सर मेरे को किस डोमेन में स्पेशलाइजेशन करनी चाहिए, किस डोमेन में करना चाहिए। अब इसके 2-3 आंसर है। पहला तो ये डिपेंड करेगा तुम्हारे गेट में नंबर कितने आए, क्योंकि ऑब्वियस है जितने मार्क्स आपको अच्छे होंगे उतनी ऑप्शंस आपके पास ज्यादा ओपन होगा, इट्स वेरी सिंपल। दूसरा, किस डोमेन में करना चाहिए, उसमें डिपेंड करता है कि उसके बाद का करियर अपॉर्चुनिटीज कैसा है, उसके बाद के ऑप्शंस कैसे है। तीसरा, सर मेरे को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से करना है। अब इंटरेस्ट का कैसे पता चलता है, यही नहीं पता चलता कि इंटरेस्ट मेरा किस डोमेन में है। इसको जानने का बड़ा सिंपल सा तरीका ये है कि आप लोगों ने जो अपने इंजीनियरिंग में जितने भी सब्जेक्ट्स किए हैं, जब वो आप सब्जेक्ट कर रहे थे, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं, जिनको करके आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है, और आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। चाहे मैं आज बोल दूं कि मैं नेटवर्क थ्योरी के किसको इसका फेवरेट सब्जेक्ट है, हाँ सर मेरा है, ये ले प्रॉब्लम करके दिखा, आप लगने लग जाओगे, चाहे निकले ना निकले। तो ऐसे चीजों से आपको इंटरेस्ट का पता लगता है आपके, कि मेरा इस चीज में इंटरेस्ट है, जिसको करके आपको अच्छा लगता है और जिसको आपको एक बर्डन नहीं लगता है चीजों को करने का, और ये चीज करियर से रिलेटेड है। दैट इज वेयर द टर्म दिस करियर कम्स, कि जहां पे आप चीजों को कर रहे हो, जो कोई भी काम, उसमें आपको उसका बर्डन नहीं लगता है, आप ना टाइम देख रहे हो ना पैसा देख रहे हो, दैट इज कॉल्ड द करियर। और जॉब क्या चीज होती है, जॉब एक ऐसी चीज होती है, सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक मेरी काम करना है, और उसके अगेंस्ट मेरे को ये काम करना है, 5 दिन मेरे को हफ्ते में काम करना है, और इसके अगेंस्ट मेरे को इतना पैसा मिलेगा, दैट इज कॉल्ड द जॉब। ना तुम 9 बजे से पहले अवेलेबल हो, ना 5 बजे के बाद अवेलेबल हो, ना छुट्टी दाने अवेलेबल हो। ये होता है नॉर्मली गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं वो जॉब होती है। करियर एक ऐसी चीज है जिसको ना तुम टाइम देख रहे हो ना तुम पैसा देख रहे हो, दैट इज कॉल्ड द करियर। लेकिन तुम उस काम को करने को पूरा इंजॉय कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड द करियर। उसको करियर बोलते हैं लोग। आगे जी बात समझ में, राइट। अब लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, गेट प्रिपरेशन इंक्रीजेस योर टेक्निकल कॉम्पिटेंसी लेवल। क्यों? क्योंकि भाई तुम चीजों को समझ के कर रहे हो, तुम चीजों को समझ के कर रहे हो, तुम चीजों को क्रैम नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारा एक अंडरस्टैंडिंग बनता है, तुम्हारा एक समझ बनता है सब्जेक्ट को लेके, और तुम्हारा कॉम्पिटेंसी बढ़ता है इसके अंदर। अब एक ऊपर एक लाइन लिखी है, इसको पढ़ना, वाई एवरीवन शुड राइट गेट एग्जाम। मेरा ये मानना है, और मैं हर किसी को बोल रहा हूं, हर कॉलेज में बोल रहा हूं, चाहे कैसा भी कॉलेज क्यों ना हो, कि भाई हर किसी को गेट का एग्जाम लिखना चाहिए, देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? सबसे पहली चीज क्रेडिबिलिटी। किसी का सीजीपीए 6 है, किसी का सीजीपीए 8.5 है, क्या ये सीजीपीए क्राइटेरिया है जिससे पता लग जाए उसकी कैपेबिलिटी और उसकी पर्सनैलिटी के बारे में? ये एग्जाम है, ये एग्जाम है आपके गेट क्वालिफाई करना, वो आपकी क्रेडिबिलिटी को प्रूव करता है कि यस। और लेमन लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं कि गेट एग्जाम का मतलब क्या है, गेट एग्जाम का मतलब होता है कि भाई अगर किसी ने गेट क्वालिफाई किया है, उसका मतलब ये है कि इसको इंजीनियरिंग की समझ है, इसको इंजीनियरिंग की समझ है। कोई आपको ये नहीं बोल सकता कि यार तेरे 8 सीजीपीए कैसे आ गए, तेरे को ये तो पता नहीं, तेरे 6 सीजीपीए कैसे आ गए, तेरे को ये तो पता नहीं। बात आ रही है समझ में? लेकिन अगर आपने गेट क्वालिफाई किया है तो कोई आपको ये क्वेश्चन रेज नहीं कर सकता आपके ऊपर, क्योंकि गेट चाहे नंबर 25 ही क्यों ना हो, क्वालिफाइंग 25 भी नहीं आते हैं अगर तुम चीजों को समझ के नहीं करोगे, तुम्हारे 25 मार्क्स भी नहीं आएंगे। बहुत बच्चे मैंने देखे हैं, लगे हुए हैं सालों से, नहीं होता क्वालिफाई। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे क्रेडिबिलिटी। दूसरा, लाइफ लॉन्ग बेनिफिट। ये एक ऐसा एग्जाम है जिसको अगर आपने एक बार अगर क्वालिफाई कर लिया, पूरी जिंदगी आप उसको अपने रिज्यूमे से मत हटाओ,
और उसका बेनिफिट लेते रहो। दिस इज द ओनली एग्जाम, और कोई एग्जाम नहीं है कि जिसको तुम पूरी लाइफ अपना इसको ले सकते। क्योंकि अगेन वही चीज है ना कि अगर आपने क्वालिफाई किया है तो जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, अपने रिज्यूमे पे लिखा हुआ है और उसमें लिखा कि मैंने गेट क्वालिफाई किया था भाई इस ईयर के अंदर, तो ऑटोमेटिकली उसके दिमाग में रहेगा चलो यार इसको कुछ इंजीनियरिंग की समझ तो है। वही क्रेडिबिलिटी वाली बात। और लिखते रहो, पूरा जिंदगी लिखते रहो और हमेशा उसका फायदा उठाते रहो। कोई 4 लोग इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं कहीं पे, 2 विद गेट क्वालिफाई और 2 विदाउट गेट, मतलब गेट क्वालिफाई नहीं है, आपको लगता है उसको बेनिफिट मिलेगा जिसका गेट क्वालिफाई होगा? नो डाउट कि इंटरव्यू में उसको परफॉर्म तो अच्छा करना ही है। इट डजंट मीन कि उसका सिलेक्शन उसी को लेगा जिसका गेट क्वालिफाई है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन उसको बेनिफिट मिलता है इंटरव्यू के अंदर। दैट इज द इंटरव्यू, दैट इज द इंटरव्यू, उसका बेनिफिट लो। लास्ट एक ऐसा पॉइंट है कि मान लो कि आपने पूरा साल मेहनत किया, कंडीशन इज कि आपने पूरा साल मेहनत किया और मेरा गेट क्वालिफाई नहीं हुआ। क्योंकि जो 3 घंटे होते हैं गेट एग्जाम के, क्योंकि एक लक का भी बहुत बड़ा रोल होता है हमारी लाइफ के अंदर। मे भी शायद वो 3 घंटे आपकी लाइफ के अच्छे नहीं थे, आपने पूरा साल मेहनत किया, नहीं थे अच्छे, मे भी उस दिन सुबह सुबह आपको फीवर हो गया, लेट हो गए, जल्दी जल्दी में एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचे। मेरा नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है और मैंने सोच के चला था मैं कि जब मैं एग्जाम देने स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहले मैं नेटवर्क के क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, और जब मैंने नेटवर्क के क्वेश्चन करने स्टार्ट किए मेरे से हुए ही नहीं। आगे बस में तो ये कुछ ऐसी चीजें जो तुम्हारे कंट्रोल के बियॉन्ड है। अब अगर सपोज क्वालिफाई नहीं हुआ तो क्या जिंदगी खत्म? और भी तो बहुत सारे एग्जाम है। सो दैट इज वेयर आई हैव रिटन कि अगर तुम्हारा गेट क्वालिफाई नहीं हुआ, लेकिन कंडीशन इज कि तुमने पूरा साल मेहनत की है अच्छे तरीके से और नहीं क्वालिफाई हुआ कुछ भी रीजन से, तो तुम्हारी जो उसके लेवल के पैरेलल एग्जाम्स होते हैं उसको क्वालिफाई करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। टेकिंग द एग्जांपल ऑफ सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज लाखों बच्चा लिखता है लेकिन अल्टीमेटली जॉब 1000-1200 की ही लगती है। तो क्या वही कैपेबल थे? क्या वही डिजर्व करते थे लास्ट के? नहीं। बाकियों का क्या होगा जो और भी डिजर्व करते थे? बाकी एग्जाम निकाल देंगे, अपनी स्टेट पीसीएस निकाल देंगे, और भी बहुत रिप्यूटेड एग्जाम्स होते हैं वो निकाल देंगे। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन होती है बाकी एग्जाम में आप लोगों की बढ़ जाती है, जिसने गेट के लिए एक बार ढंग से तैयारी की है। क्वालिफाई होना ना होना वो बहुत हद तक तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, मेहनत करना तुम्हारे कंट्रोल में है। और अगर तुमने जेन्युइनली एफर्ट किया है, मैंने ऐसा बच्चा नहीं देखा जिसका क्वालिफाई ना हुआ हो, जिसने जेन्युइनली एफर्ट किया है। और ये तुम्हें पता होता है, तुम्हें पता होता है जब तुम कॉलेज के एग्जाम के फाइनल एग्जाम के लिए जा रहे हो पेपर देने के लिए, तुम्हारे नंबर आए 40, तुम्हें पता होता है तुमने कितना का एफर्ट मारा था और उसके अगेंस्ट तुम्हारे कितने नंबर आए हैं, ये तुम्हें पता होता है। तुम ये नहीं बोल सकते मैंने मेहनत तो बहुत की थी लेकिन मेरे 40 नंबर ही आए। और ये अपने आप से क्वेश्चन पूछना होता है, कोई और इसका आंसर दे ही नहीं पाएगा। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? तो ये सारे रीजन है जिस कारण से मैं बोल रहा हूं कि आप लोग गेट के लिए प्रिपरेशन करो सारे के सारे। नाउ कम टू द जॉब्स। आप लोगों में से यहां पे कोई है जिसके बाद 10th में पंजाबी है, किया हुआ 10th में पंजाबी, खास करके जो ऊना वगैरह साइड से हैं, कुछ ऐसा है? हाँ, वेरी गुड। अगर पंजाब में अगर आपको जॉब चाहिए तो आपके पास 10th में पंजाबी होनी चाहिए या उसके इक्विवेलेंट आपने पेपर निकाला होना चाहिए। पंजाबी का होता रहता है नॉर्मली। अब हर स्टेट की कुछ कंडीशंस होती हैं वहां पे जॉब लेने के लिए। जैसे पंजाब में अगर आपको जॉब लेनी है तो आपको पंजाबी होनी चाहिए 10th में, या पंजाबी का पेपर आपने निकाला होना चाहिए। हरियाणा के लिए हिंदी चाहिए, यूपी के लिए अगेन हिंदी चाहिए, हिमाचल के लिए अगेन हिंदी चाहिए, जम्मू एंड कश्मीर के लिए जम्मू एंड कश्मीर का डोमिसाइल चाहिए। तो हर स्टेट का अपना कंडीशन होता है, राइट? अब गेट के थ्रू कैसे आपको बेनिफिट होता है जॉब में, या कैसे जॉब मिलती है गेट के थ्रू? प्राइवेट मैंने आपको बता दिया, तुम्हें इंटरव्यू में बेनिफिट मिलेगा उसका। अब गवर्नमेंट जॉब कौन कौन सी है गेट के थ्रू? पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कुछ 5-6 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है उसमें जो असिस्टेंट इंजीनियर का जो जॉब है वो गेट के थ्रू है। आप सारे एलिजिबल हो हरियाणा की जॉब्स के लिए। हरियाणा यूटिलिटी डिपार्टमेंट है, उसमें हर साल 90 से 100 वैकेंसीज आती है जो गेट के थ्रू लेते हैं। और जब आप एक स्टेट से दूसरे किसी स्टेट के लिए अप्लाई करते हो देन यू विल बी एलिजिबल अंडर द जनरल कैटेगरी ओनली। ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप अपनी स्टेट में रिजर्व से बिलोंग करते हैं, लेकिन जब आप किसी अदर स्टेट के लिए अप्लाई करते हो तो आप सिर्फ जनरल में काउंट होते हो, आप रिजर्वेशन का बेनिफिट
नहीं ले सकते हो। रिजर्वेशन का बेनिफिट आप अपनी स्टेट में ले सकते हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जॉब के लिए ले सकते हो। आगे बात समझ में। तो पंजाब और हरियाणा की जॉब्स आपके लिए ओपन है, जिसमें हर साल इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में आपका ऑप्शंस ओपन होता है और उसमें सारी ब्रांच के लिए होता है, खास करके हरियाणा में मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस सारी ब्रांचेस के लिए होता है। आगे की बात समझ में। तो पहला तुम्हारे पास गवर्नमेंट जॉब का ऑप्शन हरियाणा का असिस्टेंट इंजीनियर का। दूसरा फिर आपके पास आ गया पब्लिक सेक्टर का। कोई मेरे को बता सकता है गवर्नमेंट जॉब और पब्लिक सेक्टर में डिफरेंस क्या होते हैं? पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट जॉब में डिफरेंस कोई बता सकते हैं? एनीवन? देखो, गवर्नमेंट जॉब 100% कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट का होता है। पब्लिक सेक्टर के अंदर कंट्रीब्यूशन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, 51% शेयरिंग होती है। राइट, सिंपल डिफरेंस यही है। और डिफरेंस क्या क्या है? पब्लिक सेक्टर में आपका जो सैलरीज है ये 10 से लेके 18 लाख तक वेरी करता है। पब्लिक सेक्टर को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है, महारत्ना, मिनी रत्ना, नवरत्नास। 12-13 पब्लिक सेक्टर महारत्ना की कैटेगरीज में है, जैसे फॉर एग्जांपल IOCL, HPCL, ONGC, ऑयल इंडिया, पावर ग्रिड, ONGC, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, राइट, ऐसे कुछ, कोल इंडिया लिमिटेड, NTPC। तो 12-13 पब्लिक सेक्टर महारत्ना कैटेगरी में है, जिसमें जो सैलरी पैकेज है वो 16 से 18 लाख के आसपास होता है मैक्सिमम। मिनिमम 9 से 10 के आसपास होता है किसी भी पब्लिक सेक्टर के अंदर। और गवर्नमेंट जॉब में अगर आपका क्लास 1 असिस्टेंट इंजीनियर का जो जॉब लगता है उसमें जो सैलरी आपकी 65-70 हजार के आसपास होती है। तो मतलब जहां पे गवर्नमेंट जॉब की सैलरीज एंड होती है क्लास 1 की स्टार्टिंग में, वहां पे पब्लिक सेक्टर का स्टार्ट होता है। दूसरा डिफरेंस सैलरीज का। तीसरा अदर बेनिफिट्स। भाई अगर सैलरीज ज्यादा है तो ऑब्वियसली अदर बेनिफिट्स भी आपको ज्यादा ही मिलते हैं पब्लिक सेक्टर के अंदर। दैट इज द रीजन व्हाई स्टूडेंट की जो अब मतलब ये 2009-10 के आसपास पब्लिक सेक्टर ने गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट करना स्टार्ट किया था, उसके बाद से इसका क्रेज गेट एग्जाम को लेके बहुत ज्यादा बढ़ा है। आगे की बात समझ में। तो पब्लिक सेक्टर आपके पास ऑप्शंस कौन कौन से पब्लिक सेक्टर, ये पब्लिक सेक्टर के कुछ नाम लिखे हैं मैंने। ये लिस्ट 250 प्लस पब्लिक सेक्टर हैं, 250 प्लस पब्लिक सेक्टर। आपका पंजाब नेशनल बैंक, SBI, J&K बैंक, ये क्या है? ये सब पब्लिक सेक्टर हैं, ये PSU है। इसमें सैलरीज गवर्नमेंट से ज्यादा होती है, राइट। अब पब्लिक सेक्टर में एंटर करने के 2 तरीके हैं, एक है विद गेट एग्जाम, एक है विदाउट गेट एग्जाम। मैंने यहां पे कुछ नाम लिखे, इसमें जो विदाउट गेट लेते हैं मैं उनके कुछ नाम ले रहा हूं। सबसे पहला HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, विदाउट गेट। उसके बाद ISRO विदाउट गेट। उसके बाद BARC विद एंड विदाउट गेट। HPCL विदाउट गेट। SJVNL, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, हरियाणा के हिमाचल के स्टूडेंट्स का ये सबसे प्रायोरिटी पे होता है SJVNL में। उसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल का वैकेंसीज निकलता है SJVNL के अंदर। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इलेक्ट्रिकल का कोर PSU है ये आपका। उसके बाद आपके पास एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का, जूनियर एग्जीक्यूटिव का, जूनियर इंजीनियर का, इसके अंदर निकलता है NITRO, NIC। ऐसे बहुत सारे पब्लिक सेक्टर हैं जो विदाउट गेट लेते हैं, HRRL, RCFL, NFL, BDL, बहुत सारे पब्लिक सेक्टर है। रफली 25 to 30 पब्लिक सेक्टर ऐसे हैं जो विदाउट गेट रिक्रूटमेंट करते हैं और हर साल करते हैं। अब मैटर ये नहीं करता यहां पे क्वेश्चन मार्क कि किसी में कम वैकेंसीज आता है, किसी में ज्यादा आता है। इट्स वेरी सिंपल, वो तो आपको पता ही है। अब चाहे वैकेंसी 1 है, चाहे 10 है, चाहे 100 है, कंपीट तो भाई उसी हिसाब से करना पड़ेगा, कंपटीशन भी उसी हिसाब से होता है, राइट। अब पब्लिक सेक्टर में एंट्री करने के 2 तरीके, पहला विद गेट एग्जामिनेशन, दूसरा विदाउट गेट। विद गेट है तो आपने अप्लाई किया, जब उसका फॉर्म आया तो गेट एग्जाम के थ्रू है तो मेरिट बनेगा। और पब्लिक सेक्टर, कोई भी पब्लिक सेक्टर के नंबर ऑफ टाइम्स बुलाता है नेक्स्ट राउंड के लिए। हर पब्लिक सेक्टर में इंटरव्यू होना ही होना है, एक्सेप्ट 2 पब्लिक सेक्टर। कौन कौन से? कोल इंडिया लिमिटेड और NTPC। ये 2 पब्लिक सेक्टर ऐसे जहां पे इंटरव्यू भी नहीं होता, क्योंकि ये दोनों पब्लिक सेक्टर तो महारत्ना की कैटेगरी में पैकेजेस 15 प्लस होते हैं, लेकिन ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जिसको प्रायोरिटी नहीं देते हैं क्योंकि इसमें हेल्थ इश्यूज रहते हैं। एक कोल इंडिया लिमिटेड, आप समझ सकते हैं कहां पे आपकी पोस्टिंग वगैरह होती होगी, एक थर्मल पावर प्लांट से रिलेटेड है, तो आपको हीट से रिलेटेड प्रॉब्लम रहते हैं, हेल्थ इश्यूज रहते हैं।
तो ये दो प्रेफर्ड नहीं होते, लेकिन सैलरीज दे रहे हैं, लोग बहुत छोड़ते भी हैं, ज्वाइन भी करते हैं, तो वहां पे इंटरव्यू भी नहीं होता। अदरवाइज इसके अलावा सारे पब्लिक सेक्टर में आपका इंटरव्यू होना ही होना है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे पब्लिक सेक्टर ऐसे हैं जिसमें आपके पास ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क, केस स्टडी, ये चीजें होती हैं। एग्जांपल के तौर पे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, इसमें सब कुछ होता है, जीडी भी होगा, जीटी भी होगा, केस स्टडी भी होगा, इंटरव्यू होगा। आईओसीएल, जीडी, जीटी, इंटरव्यू, राइट। उसके बाद एचपीसीएल, ग्रुप टास्क, इंटरव्यू। तो ये हर पब्लिक सेक्टर टू पब्लिक सेक्टर वेरी करेगा। आगे की बात समझे, तो ये है विदाउट गेट, विद गेट एग्जामिनेशन। विदाउट गेट है, उसमें अपना एग्जाम होगा रिटन, और उसके बाद फिर इनमें से कोई भी प्रोसेस हो सकता है या सारे हो सकते हैं। और आज का स्टेज ऐसा स्टेज है जहां पे पहला, एक तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मार्केट में वैसे बहुत ज्यादा कम है, स्पेशली द कोर ब्रांच स्टूडेंट्स, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल, सीटें खाली चली जा रही हैं पब्लिक सेक्टर के अंदर भी। अभी आईओसीएल का शॉर्टलिस्टिंग आया गेट 2024 के बेस पे, मैकेनिकल एंड सिविल, सॉरी मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल गॉट कॉल एट ओनली 35 मार्क्स जनरल कैटेगरी। 35 नंबर पे कॉल आईओसीएल से, जनरल कैटेगरी मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं एलिजिबल होते, इंस्ट्रूमेंटेशन होता है। आगे की बात में बहुत आसान है, बिलीव मी फ्रेंड्स, करियर बनाना आज की स्टेज में बहुत ही ज्यादा आसान है, लेकिन उसके लिए मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी, एफर्ट करना पड़ेगा, लेकिन बहुत इजीली करियर बन जा रहा है तुम्हारा। नाउ कम टू द हायर स्टडीज। हायर स्टडीज में मैंने आपको बताया था टेक्निकल डोमेन में 3 ऑप्शंस हैं आपके पास। अगर मैं इंडिया की बात करूं, पहला आपके पास एमटेक ऑप्शन 2 साल का प्रोग्राम, दूसरा है एमएस का ऑप्शन 3 साल का प्रोग्राम, तीसरा है डायरेक्ट पीएचडी का ऑप्शन जो 5 साल का प्रोग्राम होता है। एमटेक एमएस में स्कॉलरशिप 12,400 रुपए पर मंथ स्कॉलरशिप, डायरेक्ट पीएचडी में आपको स्कॉलरशिप 38,000 से लेके 80,000 रुपीज पर मंथ। कोई मेरे को बता सकता है आपको पैसा किस चीज के लिए दिया जा रहा है? कोई बता सकता है मेरे को आपको पैसा किस चीज के लिए दिया जा रहा है? हाँ बोलो। पढ़ने के लिए? पढ़ने के लिए? पढ़ने के लिए दिया जा रहा है? कितने लोगों को लगता है कि पढ़ने के लिए दिया जा रहा है? तो और क्या रीजन है? रिसर्च के लिए। अब ध्यान से सुनना, ये सिस्टम चल कैसे रहा है, क्योंकि आपको पता होना जरूरी है। आईटीज के जो प्रोफेसर हैं वो क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं? पढ़ा रहे हैं? रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च कर रहे हैं, और किस चीज की रिसर्च कर रहे हैं? सर इसका मतलब क्या होता है रिसर्च का? रिसर्च का मतलब का सिंपल मतलब ये होता है कि कोई ऐसी सोसाइटी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना, दैट इज कॉल्ड द रिसर्च। रिसर्च अपने कोई शौक के लिए नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट आपको जो पैसा रिसर्च के लिए दे रही है, लेकिन वो अपने शौक पूरे करने के लिए नहीं दे रही है। गवर्नमेंट के पास प्रोजेक्ट्स हैं, आईटीज में प्रोफेसर के पास प्रोजेक्ट्स हैं। प्रोजेक्ट क्या चीज होती है? प्रोजेक्ट भाई इंडस्ट्री की प्रॉब्लम होती है, इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स होती हैं, और हजारों लाखों प्रोजेक्ट हैं पूरी दुनिया के अंदर, और वो इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है। इंडस्ट्री की प्रॉब्लम फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम लगा लीजिए, या आप कोई ऐसी चीज मान लो, अभी हम लोग पिछले लास्ट मंथ हम लोग आईटी धारवाड़ में थे। आईटी धारवाड़ ने योरपीडिया को इनवाइट किया था टू प्रिपेयर स्टूडेंट, बीटेक स्टूडेंट फॉर इंटरव्यूज एंड जीडी ग्रुप डिस्कशन, बिकॉज वी आर द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया जो स्टूडेंट्स को इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क के लिए तैयारी करवाती है। वहां पे मैंने बड़ा अच्छा सिस्टम देखा। हम लोग आईटी में वहां पे एंटर करे, वो थोड़ा आउटर में था, वहां पे इंटरनेट का बहुत ज्यादा ट्रबल था, नेटवर्क का बहुत ज्यादा इश्यू था। मैंने एक बार लॉगिन किया पूरे कैंपस के अंदर, मेरे को उसके बाद भाई लॉगिन करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ी। अदरवाइज आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे कुछ और तरीके से लॉगिन करना पड़ रहा है, नया आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा, मे भी शायद कहीं और जा रहे हो तो कुछ और डालना पड़ेगा, मे भी कहीं और जा रहे हो तो कुछ और डालना पड़ेगा, नॉर्मली जो होता है। वहां पे पता नहीं मैं क्या बोल रहे थे, क्या वो डिवाइसेस लगे हैं इंटरनेट के, हर 10 मीटर के बाद लगा हुआ, हर 10 मीटर के बाद लगा हुआ है, और एक ही आईडी पासवर्ड से चल रहा है। अब ये क्या चीज है? अभी आपको क्या लगता है ये कहां से आया होगा? ये ऑब्जेक्ट, ये जो चीज है कहां से आई होगी? इसके बारे में कहां पे रिसर्च हुई होगी? इसके स्पेशलाइज्ड बंदे कम्युनिकेशन से रिलेटेड या किसी भी और डोमेन से रिलेटेड कहां बैठे होंगे? क्या इंडस्ट्री जिस सिस्को ने बनाया है या किसी और कंपनी ने बनाया है वहां के लोगों ने किया होगा? नहीं।
आईटीज के प्रोफेसर्स। तो कोई ऐसी चीज मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे ये डिवाइस लगा फॉर एग्जांपल, ये माइक है, ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसका रेंज 50 मीटर है, ये 50 मीटर तक आप लगा लो इसको फोन को और ये 50 मीटर तक कर लेगा। अब सपोज मेरे को इसको 50 से 60 करना है, मेरे को इसको 50 से 60 करना है, ये प्रॉब्लम है सोसाइटी एक इंडस्ट्री की कि भाई ऐसा को बना के दो, ऐसा मेरे को डिवाइस बना के दो कम्युनिकेशन का या इसका जो इसको 60 मीटर कर दे। आपको क्या लगता है हो नहीं सकता? ये हो सकता है। बस क्या करना पड़ेगा, जो भी इसमें मटेरियल या बाकी सारी चीजें जो लगी हुई हैं उसको एक दोबारा से उसका एनालिसिस करना पड़ेगा, उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे और रिजल्ट देखना पड़ेगा। ये हमारी विशेषता है। अब सिस्को कंपनी क्या करेगी, ये देखेगी कौन सा प्रोफेसर है जो इस डोमेन में एक्सपर्ट है, वो उसके पास जाएगी, वो बोलेगी ये पकड़ भाई 10 करोड़ रुपए और मेरे को इसको 50 से 60 मीटर की डिवाइस बना के दे दो। अब क्या प्रोफेसर उस प्रोजेक्ट पे काम करेगा? नहीं, प्रोफेसर गाइड करेगा। किनको गाइड करेगा? जो वहां पे मास्टर्स या पीएचडी के स्टूडेंट्स आए हुए हैं वो उनको गाइड करेगा। सॉल्यूशन मिल जाएगा साल के बाद। अब मेरे को बताओ इसमें फायदा किसका होगा? स्टूडेंट का फायदा हुआ? जो स्टूडेंट्स ने प्रोजेक्ट पे काम किया क्या उनका फायदा हुआ? हाँ या ना? यस हुआ, उनको डिग्री मिल गया और उनके रिज्यूमे के ऊपर आ गया कि मेरा एमटेक का प्रोजेक्ट या मेरा पीएचडी का प्रोजेक्ट ये था और मैंने इस प्रोफेसर के अंडर किया और इस टॉपिक पे किया। प्रोफेसर का फायदा हुआ? यस हुआ। आईआईटी का फायदा हुआ? यस हुआ। उस इंडस्ट्री का फायदा हुआ? यस हुआ। और वो इंडस्ट्री की जो प्रॉब्लम थी उससे अल्टीमेटली फायदा किसका हो रहा है? आम लोगों का हो रहा है, सोसाइटी का फायदा हो रहा है। तो कहने का मतलब है ऐसा मॉडल जिससे हर किसी का फायदा हो रहा हो, मॉडल वही सस्टेन करता है एंड दैट मॉडल इज कॉल्ड द सस्टेनेबल मॉडल। कोई भी ऐसा मॉडल जो भी आप लोगों में से बिजनेस करना चाहता है, एंटरप्रेन्योरशिप डोमेन में जाना चाहता है, अगर आपका मॉडल में हर किसी का फायदा अगर नहीं हो रहा है, बिलीव मी फ्रेंड्स, वो फेल हो जाएगा। आपको पता है एडटेक कंपनी जितनी भी हैं कोई प्रॉफिट में नहीं है। पता है कुछ इसके बारे में? बायजूस फेल हो गया, ये वगैरह वगैरह सब फेल हो गए। पता है कुछ चीज के बारे में? पता है क्यों फेल हुआ? बायजूस के फेल होने का क्या रीजन था? सस्टेनेबल मॉडल, कि उन्होंने ऐसे लोगों को चीजें बेच दी, ऐसे लोगों को बेच दिया जिनको शायद उसकी नीड भी नहीं थी, लेकिन बेच दिया। क्योंकि बेचना तो काम सेल्स वाले का है। अब सेल्स वाले को टारगेट दे दिया कि तूने डेली 10 बेचने, वो बेच देगा। वो जैसे मर्जी बेच दे, चाहे डिस्काउंट देके बेचे, चाहे किसी भी तरीके से बेच दे, उसने बेच देना है। जो सेल्स वाले होते हैं वो तो गंजी को कंगी तक बेच देते हैं, वही तो उनका काम है। तो उनका काम है सिंपल। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? लेकिन ऐसा मॉडल कभी भी सस्टेन नहीं कर पाएगा, फेल हो जाएगा। और जो हो रहा है एडटेक के अंदर, क्या हो रहा है कि चीजों को फ्री में दे रहे हैं, लोग फ्री में देने लगे हुए हैं और वो अपना फंडिंग लेके बैठे हैं, अर्न नहीं कर रहे हैं, अर्निंग नहीं हो रही है, फेल हो रहा है। पैसा ले लिया, फंडिंग उठा ली, अपना परसेंटेज बेच दिया, पैसा उठाया और उससे फ्री में चीजें डालने लगे हुए हैं। आपको क्या लगता है वो सस्टेन करेगा? मतलब ही नहीं हो सकता सस्टेन करेगा। और ये प्रॉब्लम्स हमारे जैसे प्लेटफॉर्म को फेस करनी पड़ती है। जब हमें कोई बच्चा फोन कर रहा है, सर आपके इंटरव्यू मैराथन वीडियोस जो पहले यूट्यूब पे फ्री होते थे, अब आपने उसको प्राइवेट कर दिया है, क्या मेरे को मिल जाएंगे? हाँ मिल जाएंगे, लेकिन वो पेड है। सर कितने चार्जेस हैं? 3000 रुपए। नहीं सर फ्री नहीं हो सकते हैं। मैं उसको अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूं, किस पर्पस के लिए चाहिए? सर मेरा इंटरव्यू है और वो वीडियो बहुत अच्छी है, 1-2 यूट्यूब पे पढ़ा है, सैंपल मैंने देखा, बहुत अच्छा, मेरे को उसका बेनिफिट हुआ। अब मेरे को ये मेरी कंपनी में, कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए कंपनी आ रही है, सर उसके लिए चाहिए। मैं उसको पूछ रहा हूं विदाउट सैलरी तू जॉब करेगा उसके लिए? नहीं सर वो कैसे पॉसिबल है विदाउट सैलरी? मैं क्या यार, जिसने ये वीडियोस बनाया है और जो सिस्टम चल रहा है जिसने बनाया है, उसको अपना घर नहीं है, परिवार नहीं है, उसको सैलरी नहीं चाहिए? हाँ सर उसको तो चाहिए। अब मेरे को खुद सोच के बताओ कैसे वो सिस्टम चल जाएगा जब आपको चीजें फ्री मिल रही हैं? फेल हो जाएगा और हो रहा है फेल। आज के टाइम पे गेट का अगर तुम्हें प्रिपरेशन करना हो, सब कुछ बड़ा यूट्यूब पे, सब कुछ बड़ा यूट्यूब के ऊपर। एक एक सब्जेक्ट को पता नहीं हजारों टीचरों ने पढ़ा के रखा होगा, लेकिन फेल हो जाएंगे सारे मॉडल। वो फेल हो जाएगा। जहां पे कोई मॉडल ऐसा जिसमें हर किसी का फायदा ना हो रहा हो, वो फेल हो जाएगा। बायजूस लगा लो, अनअकैडमी भी डन है, उसके बाद ये जो नेक्स्ट आ रहा है पीडब्ल्यू वगैरह, सब डन हो जाने हैं। आप योरपीडिया प्लेटफॉर्म ओपन करेंगे, हम लोग कहीं पे भी हमने कूपन कोड्स, ऑफर्स, डिस्काउंट्स, हम लोग कहीं बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हमें पता हमें अगर सस्टेन करना है, नहीं होगा। वो तरीका सस्टेन करने का यही है।
क्योंकि हम इकोनॉमी को जो लोग समझते हैं, जितना पैसा खर्चोगे ना, जितना वो घूमेगा पैसा सर्कुलेशन में आएगा, उतना कंट्री ग्रो भी करेगा। उसी के साथ इसका ग्रोथ रिलेटेड है। तो ये जो आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है, ये रिसर्च का मिल रहा है। वो जो 10 करोड़ रुपए मिले वो एमएचआरडी के पास जाते हैं और उसमें से फिर आगे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप जाता है, असिस्टेंटशिप जाती है। ये स्कॉलरशिप नहीं होती है, ये असिस्टेंटशिप होती है कि आप उसके अगेंस्ट कुछ काम कर रहे हो। और दो तरह की असिस्टेंटशिप होती है, एक होता है टीचिंग असिस्टेंटशिप, एक होता है रिसर्च असिस्टेंटशिप। जो एमटेक में आपको जो स्कॉलरशिप मिलती है, ये जो असिस्टेंटशिप मिल रही है, ये टीचिंग असिस्टेंटशिप होता है कि जिस प्रोफेसर के साथ आप बीटेक का अपना मास्टर्स का प्रोजेक्ट करोगे, उसका आप हेल्प कर रहे हो बीटेक के स्टूडेंट्स का लैब लेने में, पेपर चेक करने में। तो ऐसे होता है ये एमटेक, क्योंकि 2 साल का प्रोग्राम है, आप रिसर्च में इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हो, इसलिए वो रिसर्च के लिए आपको असिस्टेंटशिप नहीं मिलती है, वो टीचिंग असिस्टेंटशिप मिलती है, टीए, राइट। अब एमटेक और एमएस और डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम ये रिसर्च प्रोग्राम है, ज्यादा लंबे प्रोग्राम है, तो आपको वहां से असिस्टेंटशिप मिलती है। और पीएचडी में आपको स्कॉलरशिप ज्यादा क्यों मिलती है, कोई बता सकता है क्यों? क्योंकि इसमें आपको ज्यादा लंबे ड्यूरेशन के लिए चाहिए होता है, और पीएचडी आप नॉर्मली 23, 24, 25 साल के बाद करते हो, फैमिलीज वगैरह हो जाती है, सस्टेन करने के लिए आपको जो है पैसा ज्यादा चाहिए होता है। और पीएचडी वर्ल्ड वाइड फुल्ली फंडेड प्रोग्राम होते हैं। पूरी दुनिया के अंदर पीएचडी बिना स्कॉलरशिप के होती ही नहीं है, बिना असिस्टेंटशिप के होती ही नहीं है पूरी दुनिया के अंदर। और इंडिया में तो ये मिल रहा है बहुत कम है। अगले पेज में मैं अब्रॉड की बात करेंगे हम लोग, जहां डॉलर्स में है। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? दूसरा, अगर हम हायर स्टडीज की जब भी बात करते हैं, मास्टर्स और पीएचडी की बात करते हैं, तो 2-3 चीजें आपके दिमाग में आती हैं। पहला कि सर अगर मास्टर्स या पीएचडी कर लिया तो मेरे पास ओनली ऑप्शन टीचिंग का रह जाएगा। ऐसा नहीं है। आज के टाइम पे जो इंडस्ट्रीज की जो नीड है वो स्पेशलाइज्ड पर्सन की है। आपको नहीं लगता कि जिस कंपनी के लिए आपने प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट किया उस प्रोफेसर के साथ, वो कंपनी आपको रिक्रूट करेगी, कर सकती है? आपको नहीं लगता? आ रही बात समझ नहीं कि आपने जो 50 को 60 मीटर किया, कंट्रीब्यूट किया, और जिस कंपनी के लिए किया वो आके आपको रिक्रूट नहीं कर सकती है? यस, कर रही है वो। क्योंकि अगर आप उसको 60 कर रहे हो तो कल 70 भी कर सकते हो। यही तो इंडस्ट्रीज है, यही तो सिस्टम है सारा जो चल रहा है। नाउ मैनेजमेंट कोर्सेज, मैंने आपको बताया कि आप लोग आईएम से एमबीए कर सकते हो थ्रू गेट एग्जामिनेशन, एंड दैट प्रोग्राम इज नोन एज एफपीएम प्रोग्राम, फेलोशिप प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। 3 से लेके 5 साल का प्रोग्राम होता है। 25,000 से 35,000 रुपए पर मंथ का स्कॉलरशिप होता है। देखो, जहां पे हम रिसर्च की बात करेंगे ना, तो रिसर्च में जहां पे भी होगा वहां पे आपको असिस्टेंटशिप मिलेगी ही मिलेगी, विदाउट असिस्टेंटशिप होता ही नहीं है। इसके अलावा हर आईआईटी के अंदर, हर एनआईटी के अंदर मैनेजमेंट कोर्सेज आर देयर, और मैनेजमेंट कोर्सेज में जो प्लेसमेंट पैकेजेस हैं वो कंपैरेटिवली टेक्निकल से ज्यादा होते हैं। क्यों ज्यादा होते हैं? क्योंकि बड़ा सिंपल सा चीज है, मैनेजमेंट कोर्सेज जब आप आईएम से एमबीए कर रहे हो या आईआईटी से एमटेक कर रहे हो, किसमें आपको ऑफर ज्यादा होती हैं, ज्यादा हाई मिलती हैं? किसमें ज्यादा मिलती हैं? बोलो। आईआईटी से एमटेक वर्सेस आईएम से एमबीए, सैलरी पैकेजेस किसमें ज्यादा है? आईएम से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वहां पे आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो मैनेजमेंट के लिए है, आपका काम करवाने के लिए है, काम करने के लिए नहीं है। तो मैनेजमेंट कोर्सेज वो कोर्सेज होते हैं जहां पे आपको काम करवाना होता है, आपको मैनेजरियल स्किल्स एक्वायर करने हैं। और एडवांटेज या डिसएडवांटेज या क्या डिफरेंस है मैनेजमेंट कोर्स करना आईएम से और मैनेजमेंट कोर्स करना आईआईटी से? ध्यान से समझना इस चीज को। जब आप आईएम से एमबीए कर रहे हो तो ऑल ग्रेजुएट्स आर कमिंग देयर, और आप किस स्पेशलाइजेशन में एमबीए करते हो? आईएम से फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, इन डोमेन्स में करते हो ना, सेल्स में। लेकिन जब आप आईआईटीज या एनआईटीज जहां पे आप गेट के थ्रू एंट्री करे हो और इंजीनियर उसमें एंट्री कर रहे हैं, तो जो प्रोफाइल होते हैं, जो स्पेशलाइजेशंस होती हैं, वो किस तरह की होती हैं? सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। मतलब जो प्रोफाइल तुम्हारा होता है वो होता है टेक्नो मैनेजरियल प्रोफाइल। वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो आपको एमटेक के लिए रिक्रूटमेंट करने आ रही है, वो मैनेजमेंट कोर्सेज में भी रिक्रूटमेंट करने के लिए आ रही है, और सैलरी पैकेजेस बहुत अच्छा दे रही है आपको वहां पे। तो अगर आप लोगों में से किसी को लगता है कि मेरे को सर टेक्नो मैनेजरियल डोमेन में जाना और अपनी डोमेन में जाना है, लेकिन मेरे को हार्ड को टेक्निकल में नहीं जाना है,
मेरे को टेक्नो मैनेजर में जाना है तो आईटीज एनआईटीज मैनेजमेंट कोर्सेज आर देयर, आप लोग वहां पे जा सकते हैं, राइट। और एंट्री गेट के थ्रू होती है इसमें, और प्लेसमेंट पैकेज इज दी बेस्ट। फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज आईटी मद्रास, आईयूआर आईटी बॉम्बे, मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट आईसी बैंगलोर, डिपार्टमेंट मैनेजमेंट स्टडीज आईटी दिल्ली, हर आईटी के अंदर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट्स हैं। सैलरीज बहुत अच्छा, पैकेजेस बहुत अच्छा। जितना भी हम लोग यहां पे डिस्कस कर रहे हैं उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं मैंने डिस्कस करूंगा या मैं आपको वो बोलूंगा कि कोई भी चीज ऐसे ही कर लो, बस एमबीए करना है कहीं से भी कर लो, मैं मास्टर्स की बात कर रहा हूं कहीं से भी कर, नहीं। वी हैव टू टारगेट द टॉप इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया, तभी आपको उसका बेनिफिट होगा, अदरवाइज उसका आपको बेनिफिट नहीं होगा। दैट विल बी अ प्योरली ऑर्नामेंटल डिग्री। पैक ये थापर या किसी भी ऐसी जगह से करने का कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। एलिजिबिलिटी बन जाएगा कि कहीं पे ऐसी जगह पे जहां पे मास्टर्स मांगा हो, वो बन जाएगा, ठीक है, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी कोर डोमेन में रहना चाहते हो, अपनी डोमेन में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो, देन यू शुड टारगेट योर स्पेशलाइज्ड एंड कोर डोमेन, और इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स को टारगेट करना है, राइट। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द फॉरेन यूनिवर्सिटीज, फॉरेन अब्रॉड। आप में से कितने लोग अब्रॉड जाना चाहते हो पढ़ने के लिए? वेरी गुड। अब मैं कंडीशन दे रहा हूं, आपका खर्चा 2 लाख से ऊपर नहीं आएगा। कितने लोग अब्रॉड जाना चाहते हो पढ़ने के लिए? अब मैं आपको रास्ता बता रहा हूं, अगर तुम अब्रॉड जाना चाहते हो, पहला चीज, अगर तुम अब्रॉड जाना चाहते हो तो अपने पेरेंट्स के हार्ड अर्न्ड मनी वेस्ट करके मत जाना। 25, 30, 40, 50 लाख प्लीज मत वेस्ट करना। दूसरा, अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हो तो एज ए लेबरर मत जाना, एज ए टेक्नोक्रेट जाना है। अब जाना कैसे है? 2-3 रास्ते तुम्हें बता रहा हूं। पहला, मास्टर्स लेवल पे स्कॉलरशिप्स नहीं होती है, असिस्टेंटशिप नहीं होती है। जैसे इंडिया में 12,400 दे रहे हैं, अब्रॉड में तो बहुत कम होती है। तो मास्टर्स लेवल पे तुम्हारा खर्चा आता है, मैं क्लियरली बता रहा हूं, तुम्हारा खर्चा आता है मास्टर्स के लिए। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहां पे तुम्हें असिस्टेंटशिप मिल जाती है, फीस वेव ऑफ मिल जाता है, लेकिन ज्यादा नहीं मिलता है, 20%, 30%, 40% तक मिल जाता है। अब अगर तुम मास्टर्स करने के लिए अब्रॉड जाना चाहते हो, देन टारगेट द यूरोप, क्योंकि उसमें बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं, उसमें जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज होती हैं उसमें आपका ट्यूशन फीस वेव ऑफ होता है, ट्यूशन फीस नहीं होता है। उसमें आपका ओनली रहने खाने पीने का खर्चा होता है, दैट्स इट। और रहने पाने का खर्चा कितना हो जाता है? 10-12 लाख, दैट्स इट। और उसको भी आप पूरा कर सकते हो थोड़ा सा वर्क करके, वहां पे वो कर सकते हो। पहला, मास्टर्स के लिए। दूसरा, आप में से कितनों का सीजीपीए 7.5 प्लस है? 7.5 प्लस? हाँ करो करो, रेज हैंड करो, रेज हैंड, वेरी गुड वेरी गुड। 8 प्लस, वेरी गुड। देखो, अगर आप अब्रॉड के लिए टारगेट कर रहे हो तो दूसरा आप लोगों के पास बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन है, दैट इज द डायरेक्ट पीएचडी फ्रॉम यूएसए। डायरेक्ट पीएचडी फ्रॉम यूएसए इंडिया में मिल रहा है आपको 80,000 मैक्सिमम, वो भी 1,000 बच्चों को मिलता है पीएमआरएस के अंदर। अब्रॉड में जो पीएचडी की जो असिस्टेंटशिप होती है, दैट वेरीज फ्रॉम $2,300 पर मंथ टू $4,500 पर मंथ। और तुम्हारा खर्चा वहां से 1200 से $1,500 से ज्यादा नहीं होता है। 1200 से 1,500 मैक्सिमम। $500-600 तुम अर्न करते हो, कमाते हो हर महीने, और तुम्हारा खर्चा मैक्सिमम जाने का 2.25 लाख, 2 लाख से ज्यादा नहीं है। और इसमें मैंने जाने का एयर टिकट इंक्लूड किया है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली यूएसए, नॉट एनी अदर कंट्री। अब चाहिए क्या सर, कैसे होगा, क्या चीज का रिक्वायरमेंट है? पहला, तुम्हारा सीजीपीए एकेडमिक्स बहुत अच्छा होना चाहिए। सर कोई कंडीशन है? कंडीशन नहीं है, लेकिन जितना ज्यादा हो, 8 प्लस हो तो बेटर है, 7.8 प्लस हो तो बेटर है, लेकिन ट्राई टू मैक्सिमाइज इट, पहला। दूसरा, तुम्हारा प्रोफाइल, तुम्हारा प्रोफाइल बहुत अच्छा होना चाहिए। सर प्रोफाइल से मतलब क्या है? प्रोफाइल से मतलब होता है तुम्हारा इंटर्नशिप्स, तुम्हारा बीटेक प्रोजेक्ट, और जो तुम्हारी बाकी लर्निंग तुम लोग करते हो, जावा लगा लो या सी लगा लो या जो भी लगा लो, कोडिंग का जो भी लगा लो, उन सभी का आपको इसमें बेनिफिट होता है। तो अगर तुम्हारा प्रोफाइल अच्छा है, अगर तुम्हारा बीटेक सीजीपी अच्छा है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बहुत अच्छा लिख लिया, प्रोफेसर को जो मेल किया बहुत अच्छे तरीके से लिख लिया, अपना डोमेन अगर मैचिंग कर लिया तुमने प्रोफेसर के साथ, और क्योंकि अब्रॉड में जब तुम अप्लाई कर रहे हो पीएचडी प्रोग्राम में,
तो प्रोजेक्ट किसके पास है? प्रोफेसर के पास है। आइडेंटिफाई कौन करेगा प्रोफेसर को? उस प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कौन करेगा? प्रोफेसर करेगा या यूनिवर्सिटी करके देगा? प्रोफेसर करेगा खुद से। और जिस दिन प्रोफेसर को लग गया कि यस ये जो पर्सन है ये मेरे को प्रोजेक्ट में हेल्प कर देगा, क्योंकि प्रोजेक्ट ही है हर प्रोफेसर के पास, अब उसको लग गया कि यस ये प्रोजेक्ट में मेरी हेल्प कर देगा, और अगर उसने उसको कन्विंस कर दिया, स्टूडेंट ने कन्विंस कर दिया दैट आई एम द राइट पर्सन फॉर यू फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, और उसने अगर यस बोल दिया, उसके बाद बाकी सारी चीजें मेयर फॉर्मेलिटी हैं। जीआरई स्कोर, आईएलटीएस, योर वीजा, इंटरव्यूज एटसेट्रा सब फॉर्मेलिटी है, क्योंकि आप एक पर्पस से जा रहे हो अब्रॉड। अदरवाइज एजेंट्स के थ्रू जाते हो, सात आईलेट्स का स्कोर चाहिए जी, आपका इतना गैप नहीं होना चाहिए, आपने ये किया होना चाहिए, इतने पैसे होने चाहिए तुम्हारे अकाउंट में, कुछ नहीं चाहिए, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि उसको पता है जब वीजा के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो आप, उसको पता है ये एक प्रोजेक्ट के लिए जा रहा है, एक प्रोफेसर के पास जा रहा है, और इसको ऑलरेडी असिस्टेंटशिप इसको मिल रहा है, वहां पे ये सर्वाइव कर जाएगा, ये जाके वहां पे लेबरर का वाला काम नहीं करेगा, और आपको वहां पे जाके 5 दिन का जॉब है। ये जो पीएचडी होती है ये जॉब होती है, ये कोई ऐसा अलग चीज नहीं है, ये जॉब है, और 5 दिन का होता है। 2 दिन तुम अपना ऐश करो, जो मर्जी करो, कोई लेबर वर्क करने की रिक्वायरमेंट नहीं है पीएचडी वर्क में। और पीएचडी को, स्पेशली डायरेक्ट पीएचडी को लेटर तुम एमएस में कन्वर्ट करवा के एग्जिट मार सकते हो वहां पे, एमएस में कन्वर्ट करवा के तुम एग्जिट मार सकते हो वहां से, और तुम अपना बाहर जॉब ढूंढ सकते हो। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? ये रिवर्स इंजीनियरिंग बोलते हैं इसको। तीसरा तरीका अब्रॉड जाने का, डू मास्टर्स फ्रॉम इंडिया एंड गो फॉर द पीएचडी अब्रॉड। हिमाचल से पता नहीं कितने स्टूडेंट को हमने बाहर भेजा है। आप लोग हिमाचल से अदर स्टेट में नहीं जाना चाहते, हमने उसको सीधा यूएसए भेज दिया, जाओ सीधा बाहर। और विद असिस्टेंटशिप, कोई पैसा नहीं लग रहा तुम्हारा, और जो तुम्हारा 1.5-2 लाख रुपए लगेगा भी ना, वो तुम लोग शुरू के 4-5 महीने में पूरा कर लोगे। और ये मैं मिनिमम लेके चल रहा हूं $2300 मिनिमम, अदरवाइज तो 3,000, 3,500, 4,000 $4,400 स्कॉलरशिप लग रहा है। यूरोपीडिया ग्लोबल प्लेटफॉर्म में दिखाऊंगा भी आपको, देखना वहां पे कैसे डेली बेस पे सिलेक्शन हो रहा है बच्चों का। तो बहुत ही ज्यादा आसान है, पीएचडी के लिए बच्चे नहीं मिल रहे हैं, पूरे वर्ल्ड की सिचुएशन है ये, पूरे वर्ल्ड की सिचुएशन है। इसके अलावा गेट के थ्रू 4 यूनिवर्सिटीज हैं जो मास्टर्स के लिए एडमिशन लेते हैं अब्रॉड में। कौन कौन सी 4 यूनिवर्सिटीज है, किसी को आइडिया है? किसी को आइडिया? 2 तो सिंगापुर की हैं, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, नन्यान टेक्निकल यूनिवर्सिटी, RWTH म्यूनिक, सॉरी टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक एंड RWTH जर्मनी। ये 4 यूनिवर्सिटीज हैं जो गेट के थ्रू लेती हैं, और इसमें तुम्हें असिस्टेंटशिप मिल जाती है, फीस वेव ऑफ हो जाता है मास्टर्स प्रोग्राम के लिए। तो अब्रॉड अगर टारगेट करना है, पहला अगर मास्टर्स टारगेट कर रहे हो तो टारगेट यूरोप, पब्लिक यूनिवर्सिटीज जहां पे फीस वेव ऑफ होता है। दूसरा, गो फॉर डायरेक्ट पीएचडी, लेकिन उसके लिए आपको अपना प्रोफाइल अच्छा बनाना पड़ेगा। और तीसरा, डू मास्टर्स फ्रॉम इंडिया एंड गो फॉर द पीएचडी अब्रॉड। राइट, तो ये ऑप्शंस आपके पास हैं जो आप लोग अब्रॉड के लिए टारगेट कर सकते हो। अब 2 गेट एग्जाम आपने देने हैं नहीं देने, 3rd ईयर में गेट देने के बेनिफिट क्या होते हैं, वाई हायर स्टडीज, इस पे डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 2-3 चीजें मैं तुम्हें बता रहा हूं। पहला, जॉब करने की जल्दी मत करना, ये तुम्हारा वर्स्ट डिसीजन होगा लाइफ का। कंडीशन फिर से वही है जो मैं तुम्हें पहले दे रहा हूं, पहले दी है। अगर आपको लगता है कि आप कैपेबल हो, अगर आपको लगता है कि आपको पैसा कमाना है दबा के, अगर आपको यह लगता है, बड़ी सिंपल सी चीज है, अगर ये कंडीशन तुम्हारे दिमाग में है, देन जॉब करने की जल्दी मत करना। क्योंकि अभी तक आपने जो किया है ना, बीटेक जो अभी तक आपने किया है, ये जस्ट एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एक सर्टिफिकेट आपके पास आया है, जिससे एक्चुअल में अब आपकी करियर वाला जो स्टोरी है, जो गेम है, वो भी स्टार्ट होगा। इसके बेस पे ही तो तुम्हारा आगे ऑप्शंस ओपन होगा, इसके बेस पे तुम अभी ढंग पे जाके एक जगह से अप्लाई कर पाओगे। क्योंकि अभी तक आप लोग एक बहुत बड़े झुंड में हो, आपको इसमें से आउट होना है, और वो आउट होएगा इसके थ्रू। हायर स्टडीज क्यों? सबसे पहला बेनिफिट क्या मैंने बताया है, स्पेशलाइजेशन।
स्पेशलाइजेशन एक ऐसी चीज है जो आपको अपने झुंड से बाहर कर देगा। दूसरा, ब्रांडिंग। एक राजीव गांधी कॉलेज का, एक ग्रीन हिल्स कॉलेज का बच्चा इंटरव्यू के लिए गया सेम जगह पे, किसको बेनिफिट मिलेगा? राजीव गांधी को मिलेगा ना। वहीं पे एनआईटी हमीरपुर का बच्चा भी है, वहीं पे आईटी रोपड़ का बच्चा भी है। समझ आ गया ब्रांडिंग का मतलब? लग गया फर्क पता? बस यही चीज जो तुम्हें बोल रहा हूं जो इसके थ्रू मिलेगा। एक तुम्हारा स्पेशलाइजेशन, दूसरा तुम्हारा ब्रांडिंग। और अभी जब आप बीटेक कंप्लीट कर रहे हो, अभी आपका एज 21-22 के आसपास होगा। मैं 5% मैक्सिमम लेके चल रहा हूं स्टूडेंट, मे भी जिनको बीटेक के बाद नीड होगा पैसा कमाने का घर के लिए, 5% में मैक्सिमम लेके चल रहा हूं। अदरवाइज अगर इसके बाद अपने आप को तुम सेल्फ सस्टेन कर सकते हो, कोई पेरेंट्स नहीं होता ऐसा जो किसी बच्चे को रोके उसकी ग्रोथ के लिए, लेकिन तुम्हें उसके लिए परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा उनको, पेरेंट्स को, कि यस मेरा स्कॉलरशिप लग गया है, मेरे को इतना असिस्टेंटशिप हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मेरे को नहीं अब कोई रिक्वायरमेंट। और अभी अगले 5-7 साल, बिलीव मी फ्रेंड्स, अभी अपनी करियर के लिए, करियर को बनाने के लिए, शेप देने के लिए अभी 2-4-5 साल लगाने अभी आपने, अगर आप अच्छा करियर चाहते हो, अभी लगेगा टाइम। और उसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो इसका है, हायर स्टडीज का। और बिलीव मी फ्रेंड्स, सीटें खाली जा रही हैं आईआईटीज के अंदर। सर आप किस कॉन्फिडेंस से बोल सकते हो? वी आर द प्लेटफॉर्म जो बच्चों को भेज रहा है आईआईटीज के अंदर। वी आर द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया, वी आई एम सेइंग इट प्राउडली, कि जो आईआईटीज में हायर स्टडीज के लिए या पब्लिक सेक्टर में इंटरव्यू जीडीजीटी के लिए बच्चों को गाइड कर रहा है। वी आर द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया हु इज डूइंग दिस थिंग। कोई नहीं है। आपने सुना ऑनलाइन में किसी को हायर स्टडीज को प्रमोट करते हुए? कोई नहीं है। और इस पूरी प्रेजेंटेशन में आपको लगा होगा कि सर पुश कर रहे हैं हायर स्टडीज के लिए, क्योंकि हायर स्टडीज एक ऐसी डोमेन है जिससे तुम अपना बहुत अच्छा करियर बना सकते हो। बहुत एग्जांपल्स ऐसी मेरे पास जिनके साथ हमने इंटरेक्शन कर करके हमारे अपने यूट्यूब चैनल्स के ऊपर डाला हुआ है, बहुत है। एग्जांपल दे रहा हूं, 2013 के अंदर हमारा शायद बीटेक का गेट का पहला बैच निकला था हमारा, जब हमने गेट के लिए प्रिपेयर करवाया था। उसमें कुछ 8 स्टूडेंट यूआईटी के थे, यूआईटी चंडीगढ़ के अंदर हैं। 8 के 8 स्टूडेंट पहली बारी में चले गए पब्लिक सेक्टर, पहली बारी में सिलेक्शन। अब उसी बैच के अंदर पैक के, उसी बैच में आपके चितकारा के, उसी बैच में बहुत ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको जेलसी हुआ, इनको जेलसी हुआ कि यार ये चले गए, हम रह गए, हमारा भी तो प्रोफेशन थे, सेम था। मतलब बहुत, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, आजकल तो आप लोगों में कंपटीशन का वो लेवल वो रहा ही नहीं, वो मतलब वो क्रेज लगा लो या वो मतलब रहा ही नहीं यार कि आप लोग को compete करना एक दूसरे के साथ। लेकिन पहले बहुत होता था एक दूसरे से compete करने का। चले गए सारे के सारे, 5-7 लोग और थे उसी बैच के अंदर जो कैपेबल थे, जो डिजर्व करते थे जाना। अगले साल फिर उन्होंने गेट का एग्जाम लिखा, नहीं बना। फिर भी हमने उनको पुश किया, गो फॉर द हायर स्टडीज, गो फॉर द हायर स्टडीज। 2 एग्जांपल ले रहा हूं। एक है अमृत बेदी, जो रियात एंड बारा कॉलेज का स्टूडेंट था, इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट था वो, उसको आईआईटी कानपुर में डायरेक्ट पीएचडी के लिए हमने पुश किया। एक स्टूडेंट था प्रदीप शाही, उसी बैच के स्टूडेंट जो गए थे, उसी के बैच के थे, जिसने पहली बार गेट की तैयार नहीं किया, अगली बार गेट के लिए तैयार किया लेकिन नहीं बना। वो गया आईआईटी बॉम्बे में एनर्जी में मास्टर्स करने के लिए। अमृत बेदी ने डायरेक्ट पीएचडी किया आईआईटी कानपुर से, उसके बाद वो पोस्टडॉक के लिए यूएसए चला गया। आज वो यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के अंदर प्रोफेसर है और वो यूएस आर्मी के अंदर ड्रोन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। सैलरी आप सोच सकते हो कितना होगा। दूसरा स्टूडेंट प्रदीप शाही, आईआईटी बॉम्बे में मद्रास, उसमें बॉम्बे के अंदर एनर्जी में एमएस किया उसने, 3 साल का प्रोग्राम। उसके बाद इंडिया में उसका वहीं पे प्लेसमेंट वगैरह हो गया। आज वो यूएसए के अंदर है, एनवीडिया में जॉब कर रहा है। उसका सैलरी है $20,000 पर मंथ। इंटरेक्शन पड़ी है यूट्यूब पे, सुन लेना, इंटरेक्शन यूट्यूब पे पड़ी है और उन्होंने अपना क्लियरली बताया हुआ है कि हम कहां कैसे यहां पे पहुंचे। अब मेरे को बताओ कौन ज्यादा बेटर पोजीशन में है आज की स्टेज में? ये 2 लड़के हैं जो लड़के पब्लिक सेक्टर चले गए थे। उस टाइम पे तो जेलसी हुआ इनको, आज जेलसी होता है उनको कि हमारा डिसीजन गलत था उस टाइम पे पब्लिक सेक्टर के लिए जाना।
ये आपको लग रहा होगा कि सर ठीक है कमा रहे हैं 20-25-30 लाख का पैकेज होगा, लेकिन जब कंपैरिजन की बात आती है ना, जब कंपैरिजन की बात आती है, इमीडिएट आप में से कुछ चले गए पीएसयू, मिल गया 15 लाख का पैकेज, कुछ चले गए हायर स्टडीज 12,400 रुपए पर मंथ का स्कॉलरशिप, उसके बाद वहां पे उसका प्लेसमेंट हुआ, उसके बाद उसने स्विच मारा और 7-8 साल के बाद आपका जो आज 15 लाख का पैकेज है वो 25 बन गया, उसका वहां पे 5-7 साल के बाद 35 बन गया। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? तो इमीडिएट कंपैरिजन जब आप करते हो ना बीटेक के बाद, वो वर्स्ट डिसीजन होगा तुम्हारा, पहला। दूसरा, अभी 4-5 साल देने हैं आपने अपनी लाइफ के लिए, अपने करियर को शेप देने के लिए, और रास्ता यही है, एग्जाम इसी के थ्रू ही होगा, क्योंकि इसके थ्रू आप ऐसी जगह पे जाके पहुंचोगे, आईआईटीज के अंदर ऐसे सिस्टम में एंटर करोगे, अब्रॉड में वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर जाके पहुंचोगे जहां पे तुम्हें लर्न करने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि ओनली ब्रांडिंग सब कुछ होगा, कि आईटी का टैग लग गया और बन जाएगा करियर, ऐसा नहीं है। परफॉर्म तो तुम्हें वहां पे भी करना पड़ेगा, लेकिन जो तुम्हारा लर्निंग होता है ना, आज सारे हिमाचल के स्टूडेंट एक दूसरे से जब डिस्कशन करने बैठोगे, क्या करना है यार, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे, इलेक्ट्रिकल की या सिविल की, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे। अगर इसी क्लास के अंदर मान लो 29 स्टेट्स के बच्चे बैठे हो, साउथ वाला कुछ बोलेगा, पंजाब वाला कुछ बोलेगा, यूपी बिहार वाला कुछ बोलेगा, तो तुम्हारे दिमाग खुलेंगे। अच्छा यार ये सोच रहा था, हम क्यों नहीं सोच सकते हो, ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अब सोचो आप ऐसी यूनिवर्सिटी में बैठे हो जहां पे वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज के बच्चे बैठे हैं। एक्सपोजर और लर्निंग, ये जो चीज होती है जो तुम्हें पूरी जिंदगी काम आएगी, ये पूरी लाइफ तुम्हें काम आएगी। रास्ता यही है। बार बार मैं इसके ऊपर क्यों फोकस कर रहा हूं कि यही रास्ता है और कोई तरीका ही नहीं है। मेरे को बता दो कि अगर कोई और तरीका है, वे आउट है। और जितने भी मैंने रास्ते बताए हैं, ये सारे के सारे वो रास्ते हैं जो मेहनत वाले हैं और जो मेहनत से ही मिलेंगे। और सबसे जबरदस्त चीज है कि मेहनत का कोई ऑल्टरनेट ही नहीं है। अगर कोई चीज मेहनत से मिलनी है, वो मेहनत से ही मिलेगी। आप मेरे को बता दो कोई ऐसी चीज जो विदाउट मेहनत अच्छी चीज मिल जाए, विदाउट मेहनत नहीं मिल सकती। आ रही है बात, समझ में नहीं आ रही है बात, आगे नहीं समझ आ गई। तो हायर स्टडीज का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एवरीवन शुड टारगेट दी हायर स्टडीज। लेकिन ये नहीं मैंने बोल दिया हायर स्टडीज तो कहीं से भी कर लो, उसका कोई फायदा नहीं होगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा। और बहुत आसान है इस टाइम पे आईटी सिस्टम में एंटर करना, मैं आपको दिखाऊंगा उसका प्रूफ। कुछ अदर एग्जामिनेशन गेट के अलावा जो आपके पास होते हैं, आपके स्टेट के जेईई के एग्जामिनेशन। अब यहां पे सबसे बड़ा ट्रबल ये है अनसर्टेनिटी। इलेक्ट्रिकल का पिछला एई का एग्जाम कब हुआ था हिमाचल में? हाँ जी, हिमाचल में पिछला एई का एग्जाम कब हुआ था इलेक्ट्रिकल का? हिमुडा का हुआ था मई के अंदर। पता है आपको कितनी वैकेंसीज थी? हाँ, एक। जेई का लास्ट टाइम एग्जाम कब हुआ था हिमाचल में इलेक्ट्रिकल के लिए? सीरियसली मेरे को भी याद नहीं है। ये सबसे बड़ा अनसर्टेनिटी है हिमाचल को लेके। और आप लोग सिविल इलेक्ट्रिकल, आप लोग मेजॉरिटी लोग इसी कारण से ज्वाइन करते हैं कि हम अपने स्टेट में जेईई लग जाएं। लेकिन ट्रबल सबसे बड़ा इस टाइम पे ये हो रहा है कि पता ही नहीं है कि कब आएंगी वैकेंसीज। मैं कोई किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, सिस्टम जिस तरीके से चल रहा है वो चलता ही रहेगा, वो ना आपके कंट्रोल में ना मेरे कंट्रोल में है। तो जब तक भाई नहीं आ रहा हम करें क्या? ब्रांडिंग कर लो अपना, स्पेशलाइजेशन बढ़ा लो अपनी, उस झुंड से बाहर निकल जाओ। जिस दिन एक ही इंटरव्यू के लिए बैठे होंगे ना, एक पोस्ट है और 2 लोगों को इंटरव्यू के लिए बनाया होगा, एक ने आईटी से मास्टर्स करके वहां पे पहुंचा होगा, एक बीटेक नॉर्मल कॉलेज से पहुंचा होगा, आपको नहीं लगता कि आपको बेनिफिट देगा? वो 101% बेनिफिट देगा तुम्हें वो। तो ये सबसे बड़ा ट्रबल है आपका स्टेट का जेईई का। तो इसलिए जब तक वो एग्जाम्स नहीं आ रहे, जब तक वो एग्जाम नहीं निकल रहे, यार अपना नॉलेज एनहांस कर लो ना, अपने स्किल एनहांस कर लो, अपना ब्रांडिंग कर लो, इतना कुछ है करने को। और जो लोग आप लोगों में से पैसा कमाना चाहते हो ना, गवर्नमेंट जॉब इज नॉट फॉर यू। और इस कंट्री की ग्रोथ में जो सबसे बड़ा रोल है ना, 3 सेक्टर में से प्राइवेट, पब्लिक और गवर्नमेंट, सबसे ज्यादा किसका है? प्राइवेट, फिर पब्लिक। गवर्नमेंट का मेरी तरफ से कंट्रीब्यूशन 0 है ग्रोथ में। और ये चल भी सिस्टम जो रहा है ना, प्राइवेट और पब्लिक के कारण रहा है। और प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर ऐसे सेक्टर हैं
जो लाइबिलिटीज नहीं पाल सकते हैं। गवर्नमेंट लाइबिलिटी झेल लेगा, प्राइवेट पब्लिक नहीं झेलेगा। और इफ यू आर कैपेबल, अगर तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है, ये छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, पब्लिक और प्राइवेट पैसा फेंकेंगे तुम्हारे ऊपर। सर मेरे को मिल रहा है, स्विच करना है, मेरे को मिल रहा है, मेरे को 35 लाख का, ऑलरेडी 25 पे हो, नहीं तू छोड़, जा मत जा, मैं ही तेरे को 40 लाख देता हूं। ऐसे होती हैं चीजें, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने आप को उस लेवल पे लेके जाना होता है, स्किल की फॉर्म में, ब्रांडिंग की फॉर्म में, ये सारी चीजें एक्वायर करनी होती हैं। और जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपसे पूछा क्या कर रहे हैं तुम्हारे सीनियर्स, जब तक तुम में से कोई एग्जाम्पल नहीं ना बनेंगे, रोल मॉडल्स नहीं बनेंगे, करेंगे यार तुम्हारे जूनियर्स यहां पे आके कुछ नहीं करेंगे, बैठे आते जूनियर्स, तुम ही देखेंगे ना सीनियर्स क्या कर रहे हैं। जैसे तुम लोग देख रहे हो तुम्हारे सीनियर्स ने क्या किया, तो मैंने डाला क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में, पता नहीं मेरे को आपके दिमाग में था या नहीं था। बनो यार रोल मॉडल्स, कि तुम्हें प्राउडली बुलाए कॉलेज, ये हमारा एलुमनी है और ये कर रहा है इस टाइम पे। चाहते हो नहीं चाहते हो ये चीजें, एज ए स्टेट लगा लो यार, अपना कंट्रीब्यूशन लगाओ। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, आप सभी का रोल है। आई थिंक शायद अब रियलाइज हो गया होगा आपको, यस आप सभी कंट्रीब्यूट कर सकते हो। उसके बाद आपके पास एसएससी जेई का एग्जाम होता है, हर साल होता है आपका एसएससी जेई, इसको भी आप टारगेट कर सकते हो। रेलवे ने भी बोला है जूनियर इंजीनियर का अब हम हर साल लिया करेंगे। आरबी जेई का इस साल वैकेंसी आया था 7000 के आसपास, पिछली बार 2018 में आया था। उसके अलावा इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जो पूरा साल निकलते रहते हैं। जैसे बैंकिंग के अंदर, इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर टेक्निकल ऑफिसर का रिक्वायरमेंट होता है, टेक्निकल ऑफिसर का, और ये हंड्रेड्स में निकलती है वैकेंसीज, हंड्रेड्स में। तो उनको भी आप लोग जो है वो टारगेट कर सकते हैं। ये सारा इंफॉर्मेशन में आपको टाइम में प्रोवाइड करते रहेंगे हम लोग। हिमाचल में जो आप लोग टारगेट कर रहे हो, अगर सपोज आप सिविल या इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं, तो एग्जाम पैटर्न कुछ चेंज हुए हैं। मैं उस एग्जाम पैटर्न को आपको बता देता हूं। देखो, जब आप हिमाचल का जेईई का एग्जाम होगा तो उसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा, एक ही दिन के अंदर होते हैं। मॉर्निंग में होगा पेपर 1, इवनिंग में होगा पेपर 2। पेपर 1 जो है आपका, इसमें 4 कंपोनेंट होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, हिमाचल जीके, नेशनल इंटरनेशनल जीके एंड करंट अफेयर्स। और ये वाला जो पेपर 1 है आपका, ये क्वालिफाइंग होता है कि आपको मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड है क्वालिफाई करने के लिए, सो दैट कि तुम्हारा पेपर 2 चेक हो, नहीं तो तुम्हारा पेपर 2 चेक भी नहीं होगा, राइट। अब पेपर 2 जो होगा, जो उसी दिन शाम को होगा, वो टेक्निकल होगा। जब असिस्टेंट इंजीनियर का है वो सब्जेक्टिव होता है, जो असिस्टेंट इंजीनियर का है वो सब्जेक्टिव है, जो जूनियर इंजीनियर का है वो ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव नए पैटर्न पे जेई का कोई एग्जाम नहीं हुआ, एई का भी अभी एक एग्जाम हुआ है मई के अंदर, जिसमें एक वैकेंसी के लिए हिमुडा का, राइट। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, चीजों को सिंपल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कीप द थिंग्स वेरी सिंपल। कोई भी एग्जाम के लिए जब तुम तैयारी कर रहे हो ना, तो पहले उस एग्जाम को समझना जरूरी है। चाहे वो गेट एग्जाम है, चाहे आपका एई का एग्जाम है, चाहे एसएससी जेई है, चाहे जीआरई है, चाहे आइल्स है, कोई भी एग्जाम हो, उसको समझना जरूरी है। तो कोई एग्जाम को समझने से पहले, समझने का एक ही तरीका है कि उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, अच्छे तरीके से चेक करो। क्योंकि मैंने कहा, पूछा गेट का एग्जाम डिफिकल्ट है, हाँ जी, पेपर देखे किसी ने प्रीवियस ईयर? नहीं जी, बात आ गई समझ में। तो क्योंकि जब तक तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखोगे नहीं, अच्छा ऐसे भी देखने का कोई फायदा नहीं होगा, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि कंसेप्ट नहीं अच्छा। तो पहले तो भाई कंसेप्ट चाहिए बहुत अच्छा, अपने सब्जेक्ट को ढंग से पढ़ना स्टार्ट करो। जो भी आपके कॉलेज में सब्जेक्ट्स पढ़ रहे चल रहे हैं ना, उनको ढंग से पढ़ना स्टार्ट करो और उनके प्रीवियस ईयर लगाना स्टार्ट करो। क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर लगाओगे तभी आपको पता लगेगा कि यस, इस एग्जाम को तैयार कैसे करना है या इस सब्जेक्ट को तैयार हमें कैसे करना है, राइट। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। लास्ट जो चीज है वो आपका इंटर्नशिप पीरियड को यूटिलाइज करना। 8वें सेमेस्टर में आपका ट्रेनिंग होगा ना यार, वो 6 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, उसको यूटिलाइज कर लेना ढंग से। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ट्रेनिंग मत जाओ, ट्रेनिंग का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जब भी आप कहीं पे भी इंटरव्यू में जाओगे, वहां पे आपका बीटेक प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप के बारे में वो पूछते हैं, तो इसको सीरियसली लेना है। लेकिन इतना सीरियसली लेना है कि हफ्ते में 6-7 दिन ना जाके 1 दिन गए और 1 दिन में हफ्ते वाला काम कर लिया, और बाकी जो 6 दिन बचे उससे हमने एग्जाम्स वगैरह का तैयारी कर लिया। आ रही है बात समझ में?
हफ्ते में 7 दिन ना जाके या 6 दिन ना जाके 1 दिन गए और 1 दिन में पूरे हफ्ते वाला काम कर लिया, और हो जाता है यार। आप लोग भी जो एग्जाम देते हो 1 दिन पहले ही पढ़ते हो, पूरा सेमेस्टर कोई नहीं पढ़ता है, सिर्फ एग्जाम के 1 दिन पहले ही पढ़ते हो। सही है कि नहीं है? इतना की रिक्वायरमेंट है। इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेज करने वाली बात है, इससे अलावा और कोई ज्यादा नहीं है। समझ में आ गई बात? इस इंटर्नशिप पीरियड को यूटिलाइज करना जनवरी में आई थिंक आपका स्टार्ट हो जाएगा, यहीं कहीं चंडीगढ़ वगैरह में कहीं पे लगा के वहां पे 1 दिन का बात करके कि सर 1 दिन आएंगे, ये रीजन है, मेरे को प्रिपरेशन करनी है, और अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना। बाकी अदरवाइज कब से प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, कैसे करना है, मेरा बड़ा सिंपल सा इसके लिए स्टेटमेंट होता है कि इस चीजों को स्टार्ट करने का कोई टाइम नहीं होता है। जब तुम्हें जाग आ जाए, जब तुम जाग जाओ, उसी दिन से सवेरा है, उसी दिन से अपना करना स्टार्ट कर दो, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। चाहे तुम आज से स्टार्ट कर दो, चाहे तुम कल से स्टार्ट कर दो, इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि ये करियर तुम्हारा है, लाइफ तुम्हारी है, किसी और की नहीं है। तुम्हारे पेरेंट्स को सिर्फ खुशी होगी, और लेकिन करियर तुम्हारा बनेगा, उनको सिर्फ खुशी होगा। और बिलीव मी फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा आसान करियर बनाना एजुकेशन के थ्रू है। एजुकेशन के थ्रू करियर बनाना सबसे आसान है। या बस 5 मिनट बैठ जाइए, वाइंड अप कर रहे हैं, 5 मिनट बैठ जाओ, बस वॉशरूम जाना, चल जाओ, जिसको जनरली वॉशरूम जाना हो जाए। तो सबसे ज्यादा जो आसान है करियर बनाना, वो एजुकेशन के थ्रू है। और कोई भी डोमेन मेरे को बता दो कि जिसके थ्रू करियर बनाना इतना ज्यादा आसान हो, ये सबसे ज्यादा आसान है करियर बनाना एजुकेशन के थ्रू। ये कुछ स्पेशलाइजेशंस मैंने लिखी हुई है इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल के लिए। ये डोमेन्स है स्पेशलाइजेशन की, जिसको मैं कोर डोमेन में डाल रहा हूं। ये कुछ स्पेशलाइजेशन है जिसको मैंने इंटरडिसिप्लिनरी डाला है। और ये जो मैंने लिखी है ये 30% होंगी, शायद 70% अभी बहुत ज्यादा है। जैसे तुम्हारी कोर स्पेशलाइजेशन VLSI, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, कम्युनिकेशन, सिग्नल प्रोसेसिंग, RF माइक्रोवेव कंट्रोल सिस्टम, ये सारा इंटरडिसिप्लिनरी के अंदर, जिसमें कोई भी ब्रांच का बच्चा अप्लाई कर सकता है। इसमें डाटा साइंस आ गया, AI आ गया, सिग्नल प्रोसेसिंग एंड मशीन लर्निंग, मैकाट्रॉनिक्स, ई-व्हीकल्स, एरोस्पेस, स्पेस टेक्नोलॉजी, एनर्जी साइंस, मटेरियल साइंस, अर्थ साइंस, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, ये सारी की सारी तुम्हारी इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन्स है जिसमें तुम स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। और आज का जो रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री की, वो इंटरडिसिप्लिनरी की ज्यादा है एज कंपेयर टू कोर के। इंटरडिसिप्लिनरी की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, राइट? अब मैं आपको कुछ प्रूफ दिखा रहा हूं। किस किस को लगता है कि गेट के थ्रू अगर करियर बनाना है तो मेरे को 50+ नंबर चाहिए? किस किस को लगता है? हैंड रेज करना। किसको लगता है कि भाई अगर गेट के थ्रू करियर बनाना तो मेरे को 50+ नंबर चाहिए, या 60+ नंबर चाहिए, या 70+ नंबर चाहिए? चलो प्रूफ दिखाते हैं आपको। क्या लिखा हुआ ऊपर? पेपर वाइज एंड कैटेगरी वाइज रेंज ऑफ मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑफ क्वालिफाइड स्टूडेंट। ये 2024 का डाटा है। आईआईसी बेंगलोर ने इस बार एग्जाम कंडक्ट करवाया था, उसने बहुत ही जबरदस्त ये स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड की है। ये PDF की फॉर्म में है, ये आईआईसी की बेंगलोर की साइट पे पड़ा है, गेट वाली साइट पे। अब मैं इसमें ओपन कर रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल ब्रांच का। EC इज द कोड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल E इज द कोड फॉर इलेक्ट्रिकल। चलो जी, मेरे को बताओ 50+ नंबर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच कितने नंबर बच्चों के? जनरल कैटेगरी 150 बच्चों के 50+ नंबर, ओनली 150 स्टूडेंट्स ओनली। और जितना बच्चा गेट क्वालिफाई करता है ना, 60 to 70% स्टूडेंट 35 मार्क्स से बिलो होते हैं उनके, 35 to 40 मार्क्स। ये देखो उसका प्रूफ है। 40 नंबर से कम जनरल कैटेगरी 2350। आउट ऑफ 40 to 40 स्टूडेंट 3500 स्टूडेंट्स आर हैविंग मार्क्स बिलो 40। आ रही है बात समझ में? किसी ने देखा था PDF पहले? इलेक्ट्रिकल ब्रांच 50+ मार्क्स आर ऑफ 220 स्टूडेंट्स, ओनली 220 स्टूडेंट ओनली।
भाई अगर मैंने आपको बोला आईओसीएल में जनरल कैटेगरी 35 नंबर पे कॉल किए, 35 मार्क्स। अगर आप मेरे से पूछोगे सर मेरे को अगर हायर स्टडीज में गेट के थ्रू आईटी में एडमिशन लेना कितने नंबर चाहिए, बिलीव मी फ्रेंड्स जितने मर्जी नंबर ले आओ, आईटी पहुंचा दूंगे, जितने मर्जी ले आओ, 35 ले आओ, 30 ले आओ, आईटी पहुंच जाओगे। सर मेरे को पब्लिक सेक्टर टारगेट करना है गेट के थ्रू, कितने नंबर चाहिए, आपके सामने है। आ रही है बात, समझ में नहीं आ रही है? बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में? इससे ऊपर कुछ प्रूफ चाहिए, कोई प्रूफ चाहिए? अब मेरे को बताओ कितने लोग बोल रहे हैं कि 60-70 प्लस नंबर चाहिए गेट में अगर मेरे को करियर बनाना है। दिख गया मेरे को, हाथ दिख गया था आपका? आ रही है बात, समझ नहीं आ रही है? 30 प्लस नंबर सफिशिएंट है, 30 प्लस नंबर, 30 प्लस मार्क्स सफिशिएंट। और सुनो, इसमें बहुत सारा बच्चा ऐसा है जो थर्ड ईयर का है, थर्ड ईयर के नहीं इसमें बच्चे, इसमें बहुत सारा बच्चा ऐसा है जो दो गेट पेपर लिख के बैठा है, और इसमें बहुत सारा बच्चा ऐसा है जो सिर्फ पब्लिक सेक्टर टारगेट कर रहा है और हर साल लिखता रहता है बार बार एग्जाम। इससे ऊपर और कोई प्रूफ नहीं है मेरे पास।